यस, गुड इवनिंग। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो को लेकर कोई भी दिक्कत। ओके, ठीक है। सो जस्ट मिनट है एक बार। ठीक है। सो आज अपने भारतीय साक्षर अधिनियम की क्लास चालू, मतलब अपने 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। लास्ट जो अपने ने क्लास करी थी उसके अंदर अपने ने प्रिजम्पशन नाम का एक टॉपिक पढ़ा था, जिसको अपने आज दोबारा भी रिवाइज करेंगे, मोटा मोटी तौर पर देखेंगे उसको। और आज का जो अपना टॉपिक है साक्ष्य अधिनियम का, वो टॉपिक है विच इज सेक्शन 2 डेफिनेशंस। यहां से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चंस प्री मेंस दोनों तरीके से आए हुए हैं। तो इसको आप डेफिनेशन के तौर पर भी पढ़ सकते हो और इसके अंदर कई ऐसे टॉपिक भी बनते हैं, रेलेवेंट फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इश्यू क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसे करके कई छोटे मोटे टॉपिक बनते हैं। ठीक है। टॉपिक पे आने से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो एक बार बता देना। टॉपिक पे आने से पहले एक बात बतानी है आपको। 2 चीजें। पहला, जो भी क्लास के नोट्स होते हैं, मतलब जो अपने बोर्ड पे लगते हैं, उसकी एक प्रॉपर पीडीएफ होती है जो आपको हर क्लास के बाद, मतलब जैसे 2 क्लास होती है दिन में शाम को, तो हर दूसरी जब दोनों क्लास हो जाएंगी उसके बाद आपको शेयर की जाएगी। अगर किसी भी दिन शेयर ना हो, प्लीज मैसेज डाल देना। ठीक है। जैसे पहले शेयर होती थी, अभी 2 दिन से पीडीएफ शेयर नहीं हुई है। ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वो पीडीएफ शेयर नहीं हुई है, तो प्लीज मैसेज डाल देना। तो क्लास के अंदर जो भी अपने लिखते हैं प्रॉपर ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको शेयर होगी, एक चीज। एक दूसरा, जो आपके सब्जेक्ट के नोट्स है, मतलब जो अपने साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हर 3-4 दिन के इंटरवल पे जितना भी अपने पढ़ चुके होंगे, मान लो 3-4 दिन में 2 या 1-2 मान लो ऑन एवरेज 2 टॉपिक अपने खत्म कर चुके होंगे, तो हर 3-4 दिन के गैप पे आपको प्रॉपर टाइप्ड प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे जिनको आप प्रिंट कर सकते हो। वो फाइनल नोट्स होंगे, उसको प्रिंट करना है, उसको पढ़ना है। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। उससे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक नॉर्मल हमारे पास जो पुराना, मतलब साक्ष्य अधिनियम के केस में इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना है, और कॉन्स्टिट्यूशन के तो चलो है ही, दोनों के हैंड रिटन नोट्स हैं। वो नोट्स आपको ग्रुप पे शेयर किए जाएंगे ओनली फॉर रेफरेंस पर्पस। रेफरेंस मतलब कि भाई चाहे तो आप क्लास से पहले उनको पढ़ लो, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही है, चाहे नया सब्जेक्ट है चाहे पुराना है, कि आप उसको पढ़ लो कि हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा ऐसा कुछ होता है, और फिर क्लास अटेंड कर लो, आपको चीजें समझनी ईजी होंगी। या फिर आप क्लास अटेंड कर चुके हो और आपको मान लीजिए अभी तुरंत कुछ पढ़ना है, तो भी आप उस नोट्स को रेफर कर सकते हो। और वहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं बहुत सही लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उन नोट्स में जो चीजें हैं वो कम लिखी हुई हैं, नहीं, इवन ज्यादा ही लिखी हुई हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो अपने किसी काम की नहीं है। तो जो आपको अभी, मतलब जो हैंड रिटन नोट्स जो ग्रुप पे अपलोड किए जाएंगे, जो डेली के रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे, कि भाई आज ये टॉपिक होगा तो ये नोट शेयर कर दो, तो वो सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करना। ठीक है, चीजों को, कंसेप्ट को समझने के लिए बस। उसको फाइनल नोट्स मत मानना, तो उसको प्रिंट करवाना, इन चीजों पे प्लीज अपना पैसा और टाइम मत वेस्ट करना। आपको हर 3 से 4 दिन के गैप पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कंप्लीट फाइनल नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। यस, उसके अलावा किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लेना। अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। किसी को क्लास ज्वाइन करने में कोई दिक्कत ना आ रही हो, बस ये देख लूं। चलिए भैया, तू अब यहाँ बैठ और सो जा। चलो, तो अब अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लास्ट क्लास में अपने ने हालांकि डेफिनेशन पार्ट चालू कर दिया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 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 अपने आते हैं डेफिनेशन वाले एरिया के अंदर। जो आपका डेफिनेशन वाला एरिया है, कल मैंने आपको बताया था भैया आपको कैसे याद करना है। तो डेफिनेशंस के अंदर जो सीक्वेंस है, 2A पे क्या है, 2B पे क्या है, वो सीक्वेंस हमको याद करना है। उसके अलावा वो प्री में से ये मान के चलो कि, क्योंकि पहले क्या था, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था ना, वहां पर सीक्वेंस नहीं था, वहां पर सेक्शन 3 हुआ करता था, जहां पर ये वर्ड्स डिफाइंड थे। तो हम सीधा लिखते थे सेक्शन 3 जो इस वर्ड को डिफाइन करता है उसका ये मतलब है। तो सीक्वेंस याद नहीं करना होता था। सेक्शन 3 कभी प्री में नहीं आता था, मेंस में आता था डायरेक्ट। ठीक है। अब क्या है, ये प्री में आ सकता है, कौन सा वर्ड कहां पे डिफाइंड है, सेक्शन 2A पे क्या है, 2B पे क्या है, 2C पे क्या है, ये सब पहली चीज। दूसरी बात, यहां से मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं जो डायरेक्ट बनते हैं। मे प्रिज्यूम या फिर शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ का क्या मतलब है, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू का क्या मतलब है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है।
तो अपने ऐसा है, आज डेफिनेशन वाले जो सेक्शन है अपना, आज अपने उसको बड़ा सीधा तरीके से लेंगे। मतलब सीधा मतलब 2A पे क्या है, 2B पे क्या है, और फिर उसके साथ जो भी कनेक्शन करना होगा वो अपने करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 2A के ऊपर। सेक्शन 2A डिफाइन करता है किसको? कोर्ट को, कोर्ट वर्ड को। सेक्शन 2A किसको डिफाइन करता है? कोर्ट वर्ड को। पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। साक्ष्य अधिनियम कहता है भाई कोर्ट का मतलब है जजेस, मैजिस्ट्रेट, पर्सन लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस, पर्सन legally authorized to take evidence, except arbitrator। ये चीज नहीं आती है, आर्बिट्रेटर जज नहीं माना जाता है या कोर्ट नहीं माना जाता। अब सबसे पहली बात भाई, इन्होंने कोर्ट डिफाइन क्यों किया? क्यों? साक्ष्य अधिनियम के अंदर अपने जगह जगह पढ़ेंगे कि कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम कर सकती है, बार बार ऐसा पढ़ेंगे। या फिर कोर्ट जो है, कोर्ट के सामने अगर ये एविडेंस आता है तो कोर्ट इसको कंक्लूसिव प्रूफ मानेगी, कोर्ट के सामने अगर ये एविडेंस आता है तो ये रेलेवेंट होगा, ये एविडेंस रेलेवेंट नहीं होगा, इस एविडेंस को आप एडमिसिबल मान सकते हो, इसको नहीं मानोगे। तो बार बार क्या बोले? कोर्ट। अब हमारे लिए कोर्ट क्या है? जहां पर जज बैठता है। हमारे लिए तो कोर्ट क्या है? जहां पर जज बैठता है, वो जो एक प्रॉपर जो बिल्डिंग है जहां पर अंदर केस चल रहा होता है, जो चाहे तो बोल दो सिविल केस है तो सिविल जज बैठा है, क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल जज बैठा है। साक्ष्य अधिनियम कहता है नहीं, प्रैक्टिकली कोर्ट वो होता है, मानते हैं, पर जो आपका साक्ष्य अधिनियम है ना, वो सिर्फ ही सिर्फ इन कोर्ट को, मतलब जजेस या मैजिस्ट्रेट को नहीं लगता, इसके अलावा भी और चीजों को लगता है। तो ये जो वर्ड इन्होंने डिफाइन किया ना भी, कोर्ट में ये चीजें आएंगी, इसका डिफाइन करने का इंटेंशन क्या है? ताकि आपको ये बताया जा सके कि साक्ष्य अधिनियम किस किस चीजों को अप्लाई होता है, साक्ष्य अधिनियम कहां कहां लगेगा। हाँ हाँ, पता है मेरे को सूरज, अपने ने कर दिया है। अपने इसको मतलब डेफिनेशन को मतलब जैसे एक सीक्वेंस में अपने पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसलिए तो साक्ष्य अधिनियम किस चीज को अप्लाई करता है, उस पर्पज से इन्होंने कोर्ट वर्ड को डिफाइन किया है। तो साक्ष्य अधिनियम किस किस चीज को अप्लाई करता है? कोर्ट प्रोसीडिंग को। किसको अप्लाई करता है? कोर्ट प्रोसीडिंग को। कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं उनको साक्ष्य अधिनियम अप्लाई करता है। इन शॉर्ट, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए साक्ष्य अधिनियम किसको अप्लाई होता है जी? कोर्ट प्रोसीडिंग को। और कोर्ट के अंदर क्या क्या आते हैं? कोर्ट के अंदर आता है जजेस, मैजिस्ट्रेट, वो लोग जो ऑथोराइज्ड है टू टेक एविडेंस। मतलब कि प्रक्रिया चाहे तो जज के सामने चल रही हो, जज मतलब सिविल जज, केस चाहे तो क्रिमिनल जज के सामने चल रहा हो, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या फिर कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी मान लीजिए कोई इंक्वायरी है जो किसी ऐसे पर्सन के सामने चल रही है जो जज तो नहीं है पर वो बाय लॉ ऑथोराइज्ड है टू टेक एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट मान लीजिए कमीशन इश्यू करता है। कमीशन मतलब सिंपल सा देसी भाषा में बोलते हैं, कोर्ट किसी पर्सन को बोलता है कि आप जाइए और मौका मुआयना करके आइए, जो भी प्लेस ऑफ क्राइम है उसका। कोर्ट ऐसा कर सकता है, कमीशन इश्यू करता है, आप ऐसा करिए कि मौका मुआयना करके आइए प्लेस ऑफ क्राइम का। कोर्ट ने किसको ऑथोराइज किया? सरकारी वकील को। एग्जाम्पल ले रहे हैं, सरकारी वकील को। सरकारी वकील गया, उसने मौका मुआयना लिया, वहां पर लोगों से उसने पूछताछ की, लोगों से ऐसी उसने बातें पूछी, कोई आस पड़ोस के लोग थे तो उसने एविडेंसेस रिकॉर्ड किए। तो कानून कह रहा है कि उसको भी वो जो एविडेंसेस रिकॉर्ड कर रहा है, हालांकि वो जज नहीं है, वो मैजिस्ट्रेट नहीं है, उसको भी साक्ष्य अधिनियम लगेगा। मतलब कि वो जो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है वो भी साक्ष्य अधिनियम लगेगा, और साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से ही पता लगाए, साक्ष्य अधिनियम को अप्लाई करके ही हम बोलेंगे कि कौन सा एविडेंस उसका रेलेवेंट है, कौन सा एविडेंस उसका रेलेवेंट नहीं है, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। इन शॉर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, या फिर ऐसा कोई भी पर्सन जो बाय लॉ ऑथोराइज है एविडेंस लेने के, अगर वो लोग एविडेंसेस ले रहे हैं, उनके सामने कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उनको साक्ष्य अधिनियम लगेगा। पर साक्ष्य अधिनियम किसको नहीं लगेगा? आर्बिट्रेटर को। आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग होती है उसको साक्ष्य अधिनियम नहीं लगेगा। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को साक्ष्य अधिनियम नहीं लगेगा। अब ध्यान देना, वैसे तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, अगर अपने इसको याद करने जब बैठते हैं, याद करने मतलब
हम एक टॉपिक पढ़ते हैं साक्ष्य अधिनियम किसको लगता है, वहां हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि साक्ष्य अधिनियम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको साक्ष्य अधिनियम लगता है। साक्ष्य अधिनियम किसको नहीं लगता, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग और एफिडेविट को नहीं लगता। चलो जी सेक्शन 2 पे आते हैं, 2A पढ़ते हैं। कोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कोर्ट के अंदर ये लोग आते हैं। चलो होगी बात खत्म। आपसे प्री में पूछा जाएगा साक्ष्य अधिनियम किसको लगता है किसको नहीं लगता, आपसे प्री में यही आएगा, या फिर प्री में पूछा जाएगा कोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आप लिख जाओगे। आपका इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू के अंदर एग्जाम जो इंटरव्यूअर है वो आपको कनेक्ट कर रहा है चीजों को, वो आपको ये कह रहा है कि अच्छा ये बताइए, जैसे कमीशन वाला एग्जांपल ले लिया, उसने कमीशन का एग्जांपल ले लिया कि अच्छा ये बताइए कोर्ट ने कमीशन इश्यू किया है, या फिर कोर्ट ने किसी और पर्सन को ऑथराइज किया है कि वो कोर्ट के बिहाफ पे एविडेंस ले सकता है, क्या उसको साक्ष्य अधिनियम लगेगा? आप बताइए, कोर्ट ने किसी पर्सन को ऑथराइज किया है कि वो कोर्ट के बिहाफ पे एविडेंस ले सकता है, क्या उसको साक्ष्य अधिनियम लगेगा? क्योंकि साक्ष्य अधिनियम तो सिर्फ कोर्ट को लगता है, और अगर जिसको ऑथराइज किया है वो तो कोर्ट नहीं है। बताइए उसको एविडेंस एक्ट लगेगा, या सॉरी उसको साक्ष्य अधिनियम लगेगा? कैसे लगेगा, क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लगेगा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उसको भी साक्ष्य अधिनियम लगेगा? हाँ, अब अपने इसका आंसर पता है कैसे देंगे, अपने इसका आंसर ऐसे नहीं देंगे पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस है दिए, नहीं जी, अपने इसका आंसर ऐसे देंगे कि सर साक्ष्य अधिनियम कोर्ट के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है उसको लगता है, और साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोर्ट वर्ड के अंदर सब आते हैं, चाहे वो जज के सामने प्रक्रिया हो, चाहे मजिस्ट्रेट के सामने प्रक्रिया हो, चाहे किसी भी ऐसे पर्सन के सामने प्रक्रिया चल रही हो जो बाय लॉ ऑथराइज है टू टेक एविडेंस। तो कोर्ट ने अगर किसी को ऑथराइज किया है तो वो बंदा एज पर लॉ ऑथराइज है टू टेक एविडेंस, एंड वो एज पर साक्ष्य अधिनियम कोर्ट ही माना जाएगा। ऐसे बोलना पड़ेगा ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ यार बच्चे ने कनेक्शन पढ़ा, ये नहीं है कि रट लिया गया सर पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस में आता है इसलिए साक्ष्य अधिनियम लगेगा। नहीं सर, साक्ष्य अधिनियम तो अप्लाई होता है कोर्ट को, कोर्ट के अंदर क्या क्या आते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक वैसे इतना आपका मुश्किल नहीं है, वैसे आपसे अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूं ना कि भाई मैं आपको ये बोल दूं कि अरे यार इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, नहीं कुछ नहीं, आपके प्री में क्वेश्चन बता देता हूं। साक्ष्य अधिनियम किसको अप्लाई होता है, सिर्फ इतना आता है। साक्ष्य अधिनियम किसको अप्लाई नहीं होता है, आर्बिट्रेशन को और एफिडेविट भी, एफिडेविट भी लिख देता हूं, इसी में लिख देता हूं एफिडेविट। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोर्ट वर्ड के अंदर क्या क्या आते हैं, ये तीनों आते हैं, क्या नहीं आता है, आर्बिट्रेटर नहीं आता है, प्री में तो इतना ही आता है। पर क्योंकि साक्ष्य अधिनियम क्या है, आप ये मान लो कि भाई जो जो इंटरव्यूअर होते हैं उनका एक फेवरेट टाइप सा सब्जेक्ट है, जैसे मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जितने भी लोग, चाहे मुझसे तो चलो पूछे थे, जितने भी लोग थे सबसे एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन मतलब ज्यादातर पूछे गए थे। एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन उन्होंने, मतलब हर किसी से एविडेंस एक्ट तो जरूर ही पूछा था उन्होंने, चलो अब साक्ष्य अधिनियम हो गया तो जरूर ही पूछा था, ठीक है। ये एक टॉपिक है। तो कोर्ट वर्ड क्या है, और कोर्ट वर्ड हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम कोर्ट को अप्लाई होता है। तो साक्ष्य अधिनियम किसको अप्लाई होता है, एग्जैक्टली साक्ष्य अधिनियम किसको अप्लाई होता है वो डिफाइन ये चीज करता है, ठीक है। एक चीज। अब आते हैं दूसरे पे, इसके अंदर जो कनेक्शन करना था वो मैंने आपको बता दिया, भाई ये कनेक्टेड कैसे है। पर दोबारा बोल रहा हूं ये मेंस में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, प्री में ही आता है। कोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, साक्ष्य अधिनियम किसको अप्लाई होता है, कोर्ट वर्ड कहाँ डिफाइंड है, ये प्री तक ही रह जाता है। अब आते हैं 2B, कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ। लो जी अब आते हैं यहाँ पे दोबारा, हमने कल इस बात को बहुत इन डिटेल पढ़ा था, आज भी थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा इन डेप्थ तो नहीं जाएंगे बट मोटा मोटी तौर पर डिस्कस करेंगे। कंक्लूसिव प्रूफ अकेला नहीं है, ये एक ग्रुप के साथ चलता है, जो ग्रुप क्या है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। सेक्शन
2B सेक्शन 2H सेक्शन 2L। हाँ अभी आ रहा हूं जी, अभी आ रहा हूं, ठीक है। कंक्लूसिव, एक्चुअली कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है वो चीज जो फाइनल है, जिसके आगे कुछ नहीं है, भैया निश्चित है बस, अब इसके आगे और कुछ नहीं होगा, दैट इज, उसको हम बोलते हैं कंक्लूसिव, मतलब प्रॉपर फाइनल, ठीक है। हम लोग साक्ष्य अधिनियम में मतलब एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिजम्पशन नाम का टॉपिक, जिसके अंदर हम ये बोलेंगे कि भाई कोर्ट के सामने अगर ये एविडेंस आता है, फॉर एग्जांपल कोर्ट के सामने अगर सर्टिफाइड कॉपी पेश की जाती है, तो कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम कर सकती है, मे प्रिज्यूम, कोर्ट मे प्रिज्यूम। तो वहां बात आती है भाई मे प्रिज्यूम का मतलब क्या है। फिर अपने आगे जाके एक आधा कोई ऐसा सेक्शन पढ़ेंगे जहां बोलेगा, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर कोर्ट के सामने कोई दूसरी कोर्ट की जजमेंट पेश की जाती है, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम। अब ये शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या है भाई, मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम अलग अलग तो हैं, अदरवाइज फिर वो मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम क्यों लिखता, वो एक ही वर्ड लेके चलता, मे प्रिज्यूम मे प्रिज्यूम मे प्रिज्यूम, या फिर शैल प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम। और तीसरा बहुत रेयर, बहुत कम हम पढ़ते हैं, विच इज कंक्लूसिव प्रूफ, कि ये कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं पढ़ोगे आप, ये कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा, इट शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूसिव। ये कंक्लूसिव एविडेंस आप तीन चीजें पढ़ोगे, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ अकेला नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ एक टॉपिक है प्रिजम्पशन, कि जहां पर ये बोला गया कि कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगी, उसमें ये तीन चीजें चलती हैं। एक, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, इच्छा है कोर्ट की, करे तो करे, ना करे तो ना करे, जिसको हम बोलते हैं कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। दूसरा, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी ही करेगी, कोर्ट बाउंड है प्रिज्यूम करने के लिए, बाउंड। तीसरा जो है ना, वो बाउंड से भी ऊपर का लेवल है, जिसमें हम बोलते हैं कि कोर्ट बाउंड भी है कि प्रिज्यूम करेगी, एंड कोर्ट उसके खिलाफ एविडेंस भी अब नहीं लेगी, या ले लिख देता हूं, एंड नो फर्दर एविडेंस, कि कोर्ट अब आगे कोई भी एविडेंस नहीं लेगी। ये तीन चीजें होती हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। अब आप कैसे पढ़ोगे, अभी एक बार इसको मोटा मोटी बता रहा हूं, फिर इस पे अब आप अपने इन डिटेल चलते हैं, दोबारा आते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ अकेला नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ किस चीज को लेकर बात करता है, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या होती है, अभी अपने इस पे भी बात करेंगे। ये एक टॉपिक है, बड़ा सा कंसेप्ट है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या होता है, अभी अपने आगे बात करेंगे। ये प्रिजम्पशन में ये तीन चीजें आती हैं, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, मे प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, शैल प्रिज्यूम, कोर्ट ये जो एविडेंस है ये कंक्लूसिव है, जिसका मतलब क्या है कि कोर्ट प्रिज्यूम भी करेगी और अब उसके आगे कोई एविडेंस नहीं लेगी। तीन चीजें। तो आते हैं सबसे पहले प्रिजम्पशन पे। जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड की हुई है, एक बार रिवीजन कर लेना, कोई भी डाउट रहे तो देख लेना, ठीक है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिजम्पशन पे। प्रिजम्पशन का मतलब क्या है, प्रिजम्पशन एक्चुअली में बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर है। किस चीज को लेकर है, बर्डन ऑफ प्रूफ। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं साक्ष्य अधिनियम, जिसका मतलब क्या है कि भैया ऐसा है, इसमें हम दो तीन बातें पढ़ते हैं। पहला, कौन केस, कोर्ट में केस चलता है, किस किस तरह के आप एविडेंस दे सकते हो, किस किस तरह के आप एविडेंस नहीं दे सकते हो। एक तो हम ये पढ़ते हैं, कोर्ट में अगर केस चलता है तो किस किस तरह के आप एविडेंस दे सकते हो, किस किस तरह के आप एविडेंस नहीं दे सकते हो, एक। दूसरी चीज, एविडेंस कौन देगा। ये दो ही बातें अपने पढ़ते हैं। एक, कैसे एविडेंस दिए जा सकते हैं, कैसे एविडेंस नहीं दिए जा सकते। अगर साक्ष्य अधिनियम की बात करें, कौन से एविडेंस दिए जा सकते हैं। दूसरा, एविडेंस कौन देगा, कोर्ट में एविडेंस कौन देगा। भाई एक फिक्स होता होगा ना कुछ तो, कि कौन सी पार्टी एविडेंस लाएगी, कौन सी पार्टी किस चीज को प्रूव करेगी और उसको लेकर एविडेंस लाएगी। तो ये जो कंसेप्ट है ना, एविडेंस कौन देगा, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। भाई मैंने आपके ऊपर केस किया, मैं ये कह रहा हूं कि भाई इन्होंने चोरी की है, ठीक है, तो कुछ तो होगा ना भाई, मैंने कह दिया चोरी और कोर्ट मान थोड़ी लेगी, कोर्ट मुझे बोलेगी ना कि हाँ भैया तुम बोल रहे हो कि इन्होंने चोरी की है, प्रूव करो इस बात को।
तो दैट मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। तो हम साक्ष्य अधिनियम में ऐसी बात पढ़ते हैं, केस को, सिविल केस है तो उसको प्रूफ, उसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, क्रिमिनल केस है तो उसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट है तो उसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। जैसे हम ये पढ़ते हैं कि अगर एक्यूज्ड पर्सन ये चीज, ये डिफेंस लेना चाहता है कि सर मैंने जो किसी का मर्डर किया है वो मैंने प्राइवेट डिफेंस में किया है, तो वो एक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ेगा। मेरे ऊपर अगर केस होता है कि मैंने किसी की जान ली है और मैं ये बात लाना चाहता हूं कि सर मैंने प्राइवेट डिफेंस में जान ली है, आत्मरक्षा में, तो ये बात मुझे प्रूव करनी होगी। कहां लिखी है? साक्ष्य अधिनियम में। तो साक्ष्य अधिनियम में बर्डन ऑफ प्रूफ डायरेक्टली लिखा हुआ है कि किसके ऊपर किस चीज का बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, और एक इनडायरेक्टली भी लिखा हुआ है। जो इनडायरेक्टली बर्डन ऑफ प्रूफ है वो है प्रिजम्पशन। कैसे? हाँ जी, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू गिविंग एविडेंस। जी बिल्कुल, एविडेंस देने को लेकर ही है। एविडेंस रेलेवेंट होगा, एविडेंस एडमिसिबल होगा, वो आगे की कहानी है। ठीक है, अब आते हैं प्रिजम्पशन को लेकर। प्रिजम्पशन इनडायरेक्टली बर्डन ऑफ प्रूफ पर लेकर जाता है। कैसे? आप जज हो, आपको, आपके पास एक लाइन लिख के आती है कि अगर, टेकिंग इट एज भाई, अगर कोर्ट में पार्टी सर्टिफाइड कॉपी पेश करती है तो आप ये प्रिज्यूम करेंगे, मतलब शैल प्रिज्यूम कि वो जेन्युइन है, कि वो कॉपी में कोई गड़बड़ नहीं है, वो कॉपी जेन्युइन है। आपके पास ये लाइन है, एक केस आता है ए वर्सेस बी का केस। ए वर्सेस बी का केस किस चीज का केस है? प्रॉपर्टी का केस है, प्रॉपर्टी का केस है। ठीक है, ए वर्सेस बी, ए कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, बी कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है। ए ने पेश की सर्टिफाइड कॉपी, किस चीज की? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की, कि सर ये देखिए सर्टिफाइड कॉपी है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की, जो मैं सरकारी ऑफिस से लेकर आया हूं, और देखिए कागज में मेरा नाम बोलता है कि प्रॉपर्टी मेरी है। आप जज हो, आपको क्या बोला गया है कि अगर कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी आती है तो आप ये मानोगे कि जेन्युइन है, विच मीन्स अब ए ने सर्टिफाइड कॉपी पेश की है तो आप क्या मानोगे कि ये जेन्युइन है? क्या मानोगे कि भैया ये जेन्युइन है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब आप ए को तो नहीं बोल सकते इसको प्रूव करो कि ओरिजिनल है, इसको प्रूव करो कि ये सही है। आप तो बस ए से वो कॉपी लोगे और मानोगे कि ये ओरिजिनल है, ये सही है, सॉरी ओरिजिनल क्या, ये सही है, और आप उसको पढ़ोगे और बोलोगे कि हाँ यार प्रॉपर्टी तो एक ही है। तो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? आप ए को तो बोल नहीं सकते हो कि प्रूव करो कि और कागज ओरिजिनल है या कागज में कोई गड़बड़ नहीं है। ये तो आप प्रिजम्पशन में बाउंड हो, यहां भैया कागज तो सही है। यहां बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला गया? बी के ऊपर। अब आप तो ये मानोगे कि ये कागज सही है, अब बी के पास ऑप्शन है, वो अगर कोई एविडेंस ले आए, सरकारी ऑफिसर को बुला लाए, जो सरकारी ऑफिसर बोले कि सर ये तो पुराना कागज है, उसके बाद तो ये प्रॉपर्टी आगे बिक गई है, अगर ऐसा कोई ले आए, तो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? बी के ऊपर, क्योंकि कोर्ट तो बाउंड है कि ये कागज जेन्युइन है, हम कुछ नहीं कर सकते। बी अगर एविडेंस देता है कि नहीं सर ये कागज जेन्युइन नहीं है, इस कागज में गड़बड़ी है, तो यहां बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला गया? बी के ऊपर। क्यों? क्योंकि कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करेगी कि ये कागज सही है, कोर्ट ए की तरफ जाएगी इस केस में, पर बी के पास फिर भी ऑप्शन है। तो प्रिजम्पशन भी इनडायरेक्टली किसकी तरफ लेकर जाता है? बर्डन ऑफ प्रूफ पे। किसके ऊपर? बर्डन ऑफ प्रूफ। इसीलिए प्रिजम्पशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि भैया इस चीज को प्रूव, इस फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ फलाने के ऊपर है, इस केस को प्रूव करने का, मान लो सिविल केस का बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे है, क्रिमिनल का बर्डन ऑफ प्रूफ सरकारी वकील पे है, वो तो डायरेक्ट है, उसमें आपको क्या ही दिक्कत होगी? दिक्कत आपको कहां आएगी? प्रिजम्पशन में। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ इनडायरेक्ट है, वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये जो कागज है, इस कागज में हम बाउंड है, कि हम इस कागज, जिसने ये कागज पेश किया है हमको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो हम जिसने ये कागज पेश किया है उसको नहीं बोल सकते कि प्रूव करो कि ये कागज सही है, उसने तो कागज पेश कर दिया, बात खत्म। हम तो सामने वाले को बोल सकते हैं कि हाँ भैया
कागज के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एविडेंस है, कुछ लाना चाहते हो, तो वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पे। तो प्रिजम्पशन भी एक तरह से इनडायरेक्टली बर्डन ऑफ प्रूफ पर लेकर जाता है। ठीक है, इसको अनसर्टिफाइड कॉपी जो होता है, मतलब जिसको आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई अनसर्टिफाइड डॉक्यूमेंट पर लाइक एग्जिबिट लगा होता है, जो आप एग्जिबिट लगते हो वो उसका एविडेंस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस नाम की अपने एक चीज पढ़ेंगे, उसके अंदर अपने इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी इस टॉपिक पे मत जाइए प्लीज, क्योंकि जो मतलब जैसे अपने अनसर्टिफाइड कॉपी है ना, इसको समझने के लिए अपने को प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, ये सब कुछ एक चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी अपने इस पे नहीं जाते हैं, फिर वो क्या टॉपिक से काफी बाहर चले जाएंगे अपने। अब आते हैं टॉपिक पे। तो प्रिजम्पशन भी एक तरह से क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ पे है। प्रिजम्पशन भी एक तरह से क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ, विच मींस प्रिजम्पशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं प्रिजम्पशन पे। इस बात को लेकर कोई भी डाउट, सॉरी, कोई भी डाउट, कोई भी ऐसा जिसको ये बात नहीं समझ आएगी, यार ये प्रिजम्पशन में क्या बात बोली है। ठीक है, अब आते हैं कोर्ट के लिए प्रिजम्पशन के लेकर दो तीन जो बातें हैं। सबसे पहला, मे प्रिज्यूम, देन शैल प्रिज्यूम, देन कॉन्क्लूसिव प्रूफ। अच्छा, अब ध्यान देना, आप इसको लिखेंगे कैसे। भाई कोर्ट और उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब इस पे ध्यान देना। ये कैसे लिखोगे, अगर आपसे वो पूछते ना भाई मे प्रिज्यूम क्या है बताओ, शैल प्रिज्यूम क्या है बताओ, कंक्लूसिव प्रूफ क्या है बताओ, तो एक्चुअली में उसका मतलब ये नहीं है कि मे प्रिज्यूम का मतलब क्या है ये बताओ, नहीं। एक्चुअली में मतलब है कोर्ट में प्रिज्यूम, इसका मतलब क्या है ये बताओ। एक्चुअली में उसका मतलब ये है कि कहीं पर भी साक्ष्य अधिनियम में अगर ये लाइन लिखी हुई है कोर्ट में प्रिज्यूम, तो इसका मतलब क्या है ये बताओ। कहीं पर भी अगर साक्ष्य अधिनियम में ये लाइन लिखी हुई है कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो इसका मतलब बताओ। कहीं पर भी साक्ष्य अधिनियम में ये माना गया है कि भाई फैक्ट जो है शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ, तो इसका मतलब बताओ। तो अगर कहीं पर भी आप साक्ष्य अधिनियम में ये चीज पढ़ते हैं कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, मे का मतलब है कोर्ट की इच्छा है, तो वहां मतलब होता है कि कोर्ट के पास ऑप्शन है। अभी उस पर नहीं आते हैं, वहां पर मतलब ये होता है कोर्ट में प्रिज्यूम फैक्ट एज प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी आप ये चाहे लाइन पढ़ेंगे कि भाई कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, मे प्रिज्यूम, तो उसका मतलब ये है कोर्ट के पास ऑप्शन है, कोर्ट की इच्छा है। कोर्ट चाहे तो मान ले कि हाँ ये फैक्ट प्रूव हो गया है। जैसे कि ये पिछला एग्जांपल ले लो, जहां पर अपने लिखा कि अगर सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में पेश की जाती है तो कोर्ट ऐसा मानेगी। सपोज करो शैल की जगह है मे कि कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट मान सकती है, इच्छा है, तो वहां पर अब कोर्ट के पास ऑप्शन है। ए ने सर्टिफाइड कॉपी पेश की, अब कोर्ट के पास ऑप्शन है। कोर्ट को लगा, कोर्ट ने अगर ये बात मान ली कि हाँ हम मानते हैं कि ये सही है कागज, तो बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाएगा बी के ऊपर। पर अगर कोर्ट नहीं मानती, कोर्ट कहती है हमारी इच्छा है, हम नहीं मान रहे, हम तो कह रहे हैं इस कागज को प्रूव करो, तो फिर वहां बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाएगा, ए पे। दोबारा बोल रहा हूं, मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है, कोर्ट के पास इच्छा होती है, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। एक चीज जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आप साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी ऐसा पढ़ते हैं कि कोर्ट में प्रिज्यूम ए फैक्ट,
तो उसका मतलब ये होता है कि अगर वो फैक्ट कोर्ट में आता है तो कोर्ट चाहे तो उसको एज प्रूव्ड मान सकती है कि ठीक है हम मानते हैं कि ये सही है। प्रूव्ड का मतलब कोर्ट ये मान सकती है कि हाँ ये प्रूव हो गया, बिना एविडेंस लिए ही मान सकती है कि ये प्रूव हो गया, या फिर चाहे तो उस पे एविडेंस मंगा सकती है, किसको प्रूव करो हम तो तभी मानेंगे। तो मे प्रिज्यूम के अंदर जैसे ये एग्जांपल है, ए ने सर्टिफाइड कॉपी पेश की, यहां पर कोर्ट के पास क्या ऑप्शन था, मे प्रिज्यूम। तो कोर्ट अगर मानती है तब भी ठीक है और अगर नहीं भी मानती तब भी ठीक है, कोर्ट की इच्छा हो जाती है। तो मे प्रिज्यूम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है, जिसका मतलब ये होता है कि कोर्ट चाहे तो मान सकती है, कोई फैक्ट कोर्ट के अंदर आता है, कोई एविडेंस कोर्ट में आता है तो कोर्ट चाहे तो मान सकती है कि एविडेंस फाइनल है, प्रूव हो गया, बात खत्म, या फिर चाहे तो उस पर एविडेंस ले सकती है। दिस इज मे प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या है, कोर्ट बाउंड है। कोर्ट शैल प्रिज्यूम फैक्ट एज प्रूव्ड। कोर्ट मानेगी ही मानेगी, कोर्ट मानेगी ही मानेगी कि फैक्ट प्रूव्ड माना जा रहा है। जैसे कि सर्टिफाइड कॉपी में हमने जो शैल प्रिज्यूम वाला एग्जांपल किया, जहां पर कोर्ट बाउंड थी कि अगर सर्टिफाइड कॉपी पेश होती है तो हमको मानना पड़ेगा कि ये जेन्युइन है, उस केस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ की कहानी अलग हो जाती है। देन कम्स कंक्लूसिव प्रूफ। बट अब ध्यान देना, शैल प्रिज्यूम का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट मान लेगी कि हाँ हम मानते हैं कि ये फैक्ट या ये एविडेंस सही है और हम सामने वाले को एविडेंस भी नहीं देने देंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ये मानेगी, कोर्ट ये बाउंड है कि हम ये मानते हैं कि ये फैक्ट प्रूव है, पर अगर सामने वाली पार्टी एविडेंस ला रही है, कोर्ट ने जो भी प्रिजम्पशन किया है उसके खिलाफ एविडेंस ला रही है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर, अभी रिपीट कर दूंगा दोबारा, यहां पर ए ने सर्टिफाइड कॉपी पेश की, कोर्ट बाउंड है, कोर्ट ये मानेगी कि ये कॉपी सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट बी को एविडेंस भी नहीं देने देगी, कि बी एविडेंस लाना चाहता है कि सर मेरे पास एविडेंस है कि ये कॉपी सही नहीं है, ये कॉपी पुरानी है, इसके बाद भी आगे और कागज हुए हैं, तो कोर्ट बी को एविडेंस देने देगी, उसको रोक नहीं सकती है। तो जो हम बात बोलते हैं ना शैल प्रिज्यूम कि कोर्ट ऐसा मानेगी, इसका मतलब ये नहीं है कोर्ट सामने वाली पार्टी को एविडेंस नहीं देने देगी, सामने वाली पार्टी एविडेंस ला सकती है कोर्ट की प्रिजम्पशन के खिलाफ। देन कम्स कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब यह है कि अगर आप साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी पढ़ते हैं कि ये एविडेंस कंक्लूसिव प्रूफ है, इसका मतलब यह है कोर्ट shall regard fact as proved and shall not allow evidence for disproving it। shall presume का ऊपर का लेवल क्या हुआ, यहां आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल लॉ ये कहता है कि अगर कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी पेश होती है तो ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है, ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो कॉपी जेन्युइन है, कॉपी में कोई गड़बड़ नहीं है। अब यहां पर क्या है, कोर्ट बाउंड है कि कोर्ट ये मानेगी कि ये कॉपी सही है, एंड कोर्ट अब बी को एविडेंस भी नहीं देने देगी। अगर बी एविडेंस लाना चाहता है ना कि सर कॉपी में गड़बड़ है, कोर्ट कहेगी सॉरी ये कंक्लूसिव प्रूफ है, ये फाइनल है, हम इसके खिलाफ एविडेंस ले ही नहीं सकते। कंक्लूसिव प्रूफ साक्ष्य अधिनियम में बहुत रेयर है, हार्डली एग्जैक्टली बोले तो 3 जगह हम ये बात देखेंगे बस, और कहीं नहीं देखेंगे। तो ये है अपना प्रिजम्पशन। जो आपका कंक्लूसिव प्रूफ नाम का जो ये टॉपिक है ना, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये आपके जो डेफिनेशन में कंक्लूसिव प्रूफ है ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसको प्री में आ सकता है। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, जहां पर ये होता है कि कोर्ट बाउंड है, ये मानेगी कि वो फैक्ट प्रूफ है और एविडेंस भी नहीं देने देगी सामने वाली पार्टी को। कंक्लूसिव प्रूफ कहां डिफाइंड है, मे प्रिज्यूम का क्या मतलब है, कहां डिफाइंड है, शैल प्रिज्यूम का कहां क्या मतलब है, कहां डिफाइंड है। प्री मेंस में पहला क्वेश्चन जो डायरेक्ट आता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। चलो जी बात खत्म हो गई। दूसरा जो दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोविजन, मतलब एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रिजम्पशन।
प्रिजम्पशन को लेकर जो साक्ष्य अधिनियम में क्या बात बोली गई है। तो फिर हम जो वो टॉपिक चालू करते हैं, हम यहां से चालू करते हैं कि भाई इंडियन और साक्ष्य अधिनियम के अंदर प्रिजम्पशन को लेकर जो बातें बोली गई हैं सेक्शन 2 में बोली गई है। सेक्शन 2 में 3 बातें बताई गई हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम का क्या मतलब है, शैल प्रिज्यूम का क्या मतलब है, कंक्लूसिव प्रूफ का क्या मतलब है। विच मीन्स प्रिजम्पशन के अंदर कोर्ट के पास कई जगह डिस्क्रिशन भी होती है, कई जगह कोर्ट बाउंड भी होता है। ये है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन हालांकि आगे जाके अपने प्रिजम्पशन को स्पेसिफिक पढ़ेंगे। स्पेसिफिक मतलब हम ये पढ़ेंगे कि क्या चीज को लेकर कोर्ट मे प्रिज्यूम है, क्या चीज को लेकर शैल प्रिज्यूम है, पर वो अभी अपना टॉपिक नहीं है। एक बार रिवीजन करते हैं। हाँ, अभी आता हूं। एक बार रिवीजन करते हैं, फिर अब इसका ना जो लीगल नाम है जो कई बार आता है, दैट इज आपने इसके अंदर कोई एमसीक्यूज देखोगे तो वहां होगा रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, रिबर्टेबल प्रिजम्पशन, ऐसे एक नाम है इनके, वो भी अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले आते हैं प्रिजम्पशन पे। प्रिजम्पशन का मतलब सिंपल सा होता है कि कोर्ट मानेगी ऐसा। जनरली तो प्रिजम्पशन का मतलब क्या है कि कोर्ट मानेगी, अनुमान लगाएगी, दैट इज प्रिजम्पशन। ठीक है, बट साक्ष्य अधिनियम के अंदर प्रिजम्पशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जो अपने बार बार बात कर चुके हैं कि भैया ये बर्डन ऑफ प्रूफ की तरफ लेकर चलता है। और साक्ष्य अधिनियम में दो ही तो बातें हैं, क्या एविडेंस दे सकते हो, क्या एविडेंस नहीं दे सकते हो, और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। तो प्रिजम्पशन जो ये बोलता है कि कोर्ट क्या चीज मानेगी, क्या चीज नहीं मान सकती है, वो एट द एंड बर्डन ऑफ प्रूफ की तरफ लेकर चलता है। प्रिजम्पशन को लेकर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, जहां पर ये है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, इच्छा है कोर्ट प्रिज्यूम करे, इच्छा है चाहे कोर्ट प्रिज्यूम ना करे, जो आपका है कंक्लूसिव प्रूफ लिखा हुआ है ना, जो आपका है सेक्शन 2H। सेक्शन नंबर अच्छे से पढ़ना, जहां पर यह बोला गया कि अगर लिखा जाता है कि आप साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी पढ़ते हैं कि कोर्ट फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकती है, उसका मतलब यह है कि चाहे तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर ले कि फैक्ट प्रूव हो गया है, या फिर चाहे तो उस पर एविडेंस मंगा ले। कॉल फॉर प्रूफ का मतलब है उस पर एविडेंस ले ले। शैल प्रिज्यूम का मतलब यह होता है कि कोर्ट जो है यहां पर बाउंड होती है, कोर्ट जो है बाउंड होती है कि कोर्ट जो है ये प्रिज्यूम करेगी कि ये फैक्ट प्रूफ है। कोर्ट उसके खिलाफ एविडेंस नहीं ले सकती, मंगा नहीं सकती। सामने वाली पार्टी एविडेंस ले रही है तो वो तो लेगी। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है कि कोर्ट बाउंड है, कि कोर्ट ये मानेगी कि ये फैक्ट प्रूव्ड है, एंड दूसरा कोर्ट उसके खिलाफ एविडेंस भी नहीं ले सकती। ये 3 चीजें हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। अब इसके जो नाम है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये तो है जी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, इसको नाम दिया गया है जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, या जो दूसरा नाम है रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है, सॉरी, रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसको नाम दिया गया है इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये इनके नाम है। कैसे पढ़े देख लो। वैसे तो एक्चुअली में तो क्या है कि फैक्ट की प्रिजम्पशन होती है और लॉ की प्रिजम्पशन होती है। मे में तो क्या है, ऐसा है कि फैक्ट की, जहां पर ये बोला जाता है कि यार ऐसा है, कोर्ट की इच्छा होती है मे में, तो कोर्ट एज पर केस के फैक्ट्स को लेकर प्रिजम्पशन ले लेती है। इच्छा है तो प्रिजम्पशन लेती है, इच्छा है तो नहीं लेती है। विच मीन्स यहां पर प्रिजम्पशन केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड होता है। तो हम यहां पर नाम देते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। यहां पर कोर्ट बाउंड होती है शैल में, तो हम बोलते हैं कि कोर्ट बाउंड है बाय लॉ, तो जिसका मतलब है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। पर इसको रिबर्टेबल क्यों बोला गया, क्योंकि इसके खिलाफ एविडेंस लिया जा सकता है। ये भी एक तरह से बाउंड है, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ तो है ही, इसको इररिबर्टेबल क्यों बोला गया, क्योंकि इसके खिलाफ एविडेंस नहीं लिया जा सकता। तो ये नाम है, इनके नाम जरूर याद रखना।
कोई भी डाउट कुछ भी प्रिजम्पशन को लेकर? प्रिजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कोई भी डाउट कुछ भी, कोई भी ऐसा जिसको टॉपिक ही नहीं समझ आया कि भाई ये बात क्या हुई, कुछ भी तो भी बता सकते हो। क्लास कर रहा हूँ, क्लास कर रहा हूँ, अभी क्लास चल रही है। हम्म हम्म हम्म। नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी इस पे मत जाइए दीपक जी कि कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि फिर क्या है, फिर मतलब इसके अंदर कई एग्जाम्पल है, क्योंकि आपका टॉपिक काफी लेंदी हो जाएगा। ये अपने पढ़ेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे कंक्लूसिव प्रूफ कौन कौन से हो सकते हैं। अभी सिर्फ ये समझिए कि ऐसा एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, इसको दोबारा बात करते हैं, क्योंकि प्रिजम्पशन देखो ऐसा है, प्रिजम्पशन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डाउट है तो अपने दोबारा बात करते हैं। ओके, दोबारा आते हैं प्रिजम्पशन पे। नाम क्यों है, पहले इस पे ये आ जाते हैं, पहले यहां से चालू कर देते हैं। प्रिजम्पशन को लेकर तीन कहानियां हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। जिसका मतलब है, एक कहानी ये बोलती है कि कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर सकती है। दूसरी कहानी ये है कि कोर्ट बाउंड है कि प्रिज्यूम करेगी। क्या है? कोर्ट प्रिज्यूम करेगी। जैसे अभी महेंद्र जी ने बात बोली ना। हाँ, कि कोर्ट ऐसी अवधारणा लेगी, ठीक है, कि कोर्ट ऐसा सोचेगी, कोर्ट ऐसी अवधारणा लेगी, कोर्ट ऐसा सोचेगी, कोर्ट ऐसा डिसीजन लेगी। ठीक है, तो प्रिजम्पशन क्या है? मे प्रिज्यूम की कोर्ट चाहे तो ऐसा डिसीजन ले सकती है। शैल प्रिज्यूम कोर्ट चाहे तो ऐसा डिसीजन लेगी, कोर्ट चाहे तो ऐसा कोर्ट चाहे तो ऐसा डिसीजन ले सकती है। और शैल प्रिज्यूम में क्या, कोर्ट ऐसा ही सोचेगी, कोर्ट को सोचना पड़ेगा, कोर्ट और कुछ नहीं कर सकती है, चाहे फैक्ट वगैरह कुछ भी हो। तीसरा कंक्लूसिव, कि कोर्ट ऐसा ही सोचेगी, ऐसी ही अवधारणा लेगी, ऐसा ही डिसीजन लेगी, और उसके बाद सामने वाली पार्टी को एविडेंस भी नहीं देने देगी। तो क्या है? मे प्रिज्यूम, कोर्ट ऐसा सोच सकती है, सोच सकती है, इच्छा है। भाई मान लो आपके सामने कोई फैक्ट आता है, आपको ऐसा बोला जाता है कि यार, एक, कि यार चलो तुमको इच्छा है कि सोच लो कि दिन है या रात है, दोनों में से कुछ भी एक सोच लो, तो तुम्हारी इच्छा है भाई। हो सकता है कोई दिन सोचेगा, हो सकता है कोई रात सोचेगा, तो सेम चीज कानून है। साक्ष्य अधिनियम कहता है कि यार, कोर्ट ऐसा सोच सकती है कि ये जो फैक्ट आ रहा है ये सही है। तो कोर्ट ने अगर मान लिया कि ये फैक्ट सही है, तो सामने वाली पार्टी को एविडेंस प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं सर सही नहीं है। और कोर्ट ने अगर ऐसा नहीं माना, तो फिर जो फैक्ट लेकर आ रहा है, जो वो एविडेंस पेश कर रहा है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि सर आप नहीं मान रहे हो मेरी बात, ये लीजिए मैं और एविडेंस देता हूं, अब तो मानिए मेरी बात। तो एक है मे प्रिज्यूम, जहां कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट चाहे तो ऐसा सोचेगी, चाहे तो ऐसा नहीं सोचेगी। मे प्रिज्यूम में बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या इफेक्ट होता है, वो एक चीज। मे प्रिज्यूम को दूसरा नाम क्या दिया गया है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। क्या नाम है इसका? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। और अगर इसका पूरा नाम बोले तो है रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। एक, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि ऑब्वियस कोर्ट की इच्छा है, मतलब कोर्ट ये जो प्रिजम्पशन लेती है, ये जो डिसीजन लेती है, केस के फैक्ट के हिसाब से लेती है, कोर्ट की इच्छा है, बाउंड नहीं है। तो इसको बोला गया प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। दूसरा क्या है नाम? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। कोर्ट बाउंड है कि ऐसा ही सोचेगी। आपको बोला जाए कि सोचो अभी दिन है, सोचो अभी दिन है, आप बाउंड हो सोचने के लिए कि दिन है, चाहे रात ही हो। तो कानून के सामने अगर ऐसा रखा जाता है कि अगर आपके सामने फलाना कॉपी आती है, आपके सामने फलाना एविडेंस आता है, तो आप ये मानोगे कि ये सही है, चाहे कुछ भी हो, आप मानोगे। अब वहां पर कोर्ट ये नहीं कह सकती यार, कानून तो बोलता है कि ये मेरे को मानना पड़ेगा, पर नहीं मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा नहीं चलेगी। दैट इज शैल प्रिज्यूम। देन कम्स कंक्लूसिव प्रूफ, जिसको विशैल प्रिज्यूम को क्या बोला गया है? रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्यों बोला गया?
क्योंकि कोर्ट कानून से बाउंड होती है कि मानना ही पड़ेगा। और रिबर्टेबल क्यों है? कि कोर्ट सामने वाली पार्टी को एविडेंस, जो भी कोर्ट ने प्रिज्यूम किया है उसके खिलाफ एविडेंस देने के लिए परमिट करती है, उसको रोक नहीं सकती। कंक्लूसिव प्रूफ, जिसका मतलब क्या है कि कोर्ट बाउंड भी है कि कोर्ट को मानना भी पड़ेगा, एंड कोर्ट सामने वाली पार्टी को फिर एविडेंस भी नहीं देने देती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कि कोर्ट बाउंड भी है और कोर्ट सामने वाली पार्टी को एविडेंस भी नहीं देने देगी। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम का मतलब क्या है? मे प्रिज्यूम का मतलब यह है कि कोर्ट चाहे तो ये मान सकती है कि ये फैक्ट प्रूव्ड है, या चाहे तो फिर पार्टी को बोल सकती है कि आप इसको प्रूव करो। शैल प्रिज्यूम, कोर्ट बाउंड है कि मानेगी कि इस ये फैक्ट प्रूव्ड है। जो भी पार्टी वो फैक्ट ला रही है, जो भी पार्टी, फैक्ट का मतलब एविडेंस, जो भी पार्टी वो एविडेंस ला रही है, कोर्ट उसके खिलाफ कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगी। जो एविडेंस ला रही है उसको नहीं बोल सकती कि इसको प्रूव करो। देन इज कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ में कोर्ट बाउंड भी है एंड सामने वाले को एविडेंस भी नहीं देने देगी। ये तीन चीजें हैं प्रिजम्पशन की, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। ये एक चीज। अब कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में जो आ रहा हो, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, इसके प्री के क्वेश्चन बता दिए, इसके मेंस के क्वेश्चन बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिजम्पशन को लेकर, और अगर प्रिजम्पशन को लेकर आपको फिर भी डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने एक काम कर देंगे। अगर फिर भी डाउट है तो आपको प्रिजम्पशन के जो नोट्स हैं, पहले प्रिजम्पशन के नोट्स, आपको प्रिजम्पशन टॉपिक के हार्डली 1 पेज का नोट्स होगा, वो मैं आपको भिजवाता हूँ। ठीक है, जो मतलब जो अपने फाइनल नोट्स में होंगे वो मैं आपको भिजवाता हूँ, आप उसको पढ़ना। उसके अंदर विद एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल्स के साथ उसमें चीजें लिखी होंगी। उसके बाद अपने जो है कल दोबारा इस पे बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि नो डाउट इंपॉर्टेंट है। इसको अपने किसी भी तरह से ऐसे कहने की अरे यार ठीक है लिख देंगे, ये कर देंगे, नहीं। मेंस में आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, और एमपी में तो आया भी हुआ है, राजस्थान में भी आया हुआ है। ओके, अब आते हैं आगे। हमने कोर्ट पढ़ लिया 2A, हमने कंक्लूसिव प्रूफ पढ़ लिया 2B। अब आते हैं 2C पे। ठीक है, डिसप्रूव। ये ना बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, पर प्री में आता है ये। आप ना जैसे अभी तो चलो अपने जजमेंट राइटिंग चालू नहीं की है, पर अगर आप कभी किसी कोर्ट की जजमेंट पढ़ो, या फिर अगर आपके पास कोई जजमेंट की बुक हो, या फिर आप नॉर्मल कहीं, तो आप जब जजमेंट पढ़ोगे ना, वहां पे कहीं ना कहीं एक लाइन लिखी आएगी। जैसे उन्होंने कोई पैरा पे डील किया, किसी इश्यू पे डील किया, उसके बाद लास्ट में लिखते हैं देयरफॉर दिस इश्यू स्टैंड्स एज प्रूव्ड, दिस इश्यू स्टैंड्स एज नॉट प्रूव्ड, या दिस इश्यू स्टैंड्स एज डिसप्रूव्ड, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो ये प्रूव्ड वाले भी 2-3 चीजें हैं। प्रूव्ड बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, आराम से पढ़ना इसको, इसको कोई भार मत बना लेना। नॉट प्रूव्ड सेक्शन 2, सॉरी सेक्शन 2C, प्रूव्ड MN, सेक्शन 2I, सेक्शन 2 ABCD of GHI J। ध्यान देना, ये जजमेंट राइटिंग के अंदर लैंग्वेज यूज होती है, और हम इसको कहीं यूज नहीं करते हैं। ये कहीं भी आप ये क्या कहते हैं, साक्ष्य अधिनियम में हम कहीं नहीं देखते इन चीजों को। प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम जजमेंट राइटिंग में ऐसे लिखते हैं ना, देयरफॉर फैक्ट स्टैंड्स एज प्रूव्ड, या देसी सी भाषा में बोले कि भाई कोर्ट ये मानती है कि ये फैक्ट प्रूव है, कोर्ट ये मानती है कि फैक्ट प्रूव्ड है। इसी को और बदल दो, कोर्ट ये मानती है कि फैक्ट डिसप्रूव्ड है। फैक्ट अभी, एक और लाइन, फैक्ट अभी नॉट प्रूव्ड है, नॉट प्रूव्ड है। अब ध्यान देना, ये दोबारा बोल रहा हूं, साक्ष्य अधिनियम का काम अपने नहीं आता, काम जजमेंट राइटिंग में काम आता है, यहां से प्री का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और जब अपने जजमेंट राइटिंग पढ़ते हैं ना, तब भी अपनी बात करेंगे भाई अपने को ये चीज लिखनी है, तो वहां पर अपने को पता होना चाहिए भाई ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है,
तो आते हैं भाई इसका मतलब क्या है। जब भी हम जजमेंट राइटिंग में ऐसा कोर्ट के अंदर आप जब जजमेंट पढ़ते हो या कोई भी कोर्ट की जजमेंट पढ़ते हो, जब भी वहां पे आप ये लाइन पढ़ते हो कि देयरफॉर कोर्ट ये मानती है कि ये फैक्ट प्रूव्ड है, इसका मतलब ये है कि कोर्ट ये मानती है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, कि हाँ ये बात सही है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, क्या ए जिसने बी का मर्डर किया है उसकी इंटेंशन थी मर्डर करने की? ए जिसने बी का मर्डर किया है उसकी इंटेंशन थी मर्डर करने की? उस पे डील हुआ, फलाना एविडेंस आया, ढिमकाना एविडेंस आया, ये सब हुआ, लास्ट में लिखा हुआ है कि यस does court presume does fact stands as proved या issue stands as proved, जिसका मतलब क्या है कि हाँ कोर्ट ये मानती है, कोर्ट ये बिलीव करती है कि इंटेंशन एग्जिस्ट करता है। इशू क्या है कि क्या इंटेंशन है या नहीं है। लास्ट में क्या लिख रहे हैं कि does issue stands as proved, जिसका मतलब क्या है कि कोर्ट ये मानती है कि जो इंटेंशन है वो एग्जिस्ट है। दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, whether A had intention to kill B, जिसका मतलब क्या है, ये है एक इश्यू। लास्ट में आप लिखते हो does issue stands as proved, जिसका मतलब कोर्ट ये मानती है कि ये जो इश्यू है ये एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब क्या है कि हाँ इंटेंशन है, हाँ इंटेंशन है। तो तीन वर्ड होते हैं, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। अगर कोर्ट मानती है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ये सही बात है, तो कोर्ट बोलती है कि फैक्ट स्टैंड्स एज प्रूव्ड, कि हम मानते हैं कि ये बात सही है। अगर कोर्ट बोलती है कि नहीं ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तब हम बोलते हैं कि कोर्ट बोलती है फैक्ट स्टैंड्स एज डिस्प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड का मतलब क्या है कि कोर्ट मान रही है कि फैक्ट नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर कोर्ट बोलती है कि इश्यू स्टैंड्स एज डिस्प्रूव्ड, मतलब इंटेंशन नहीं था। तीसरा नॉट प्रूव्ड, ध्यान देना, तीसरा क्या है, नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड क्या होता है, जब भी शुरुआत होती है केस की, जब भी शुरुआत होती है, जब कोर्ट इश्यू फ्रेम करती है ना, उसके साथ में लिखती है नॉट प्रूव्ड, जिसका मतलब होता है कि अभी तक ये फैक्ट ना तो प्रूव हुआ है ना ही डिस्प्रूव हुआ है, ये बीच में है, ना ही प्रूव की तरफ मामला गया है ना ही डिस्प्रूव, अभी इसका डिसीजन आना बाकी है। तो जब नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है कि फैक्ट ना तो प्रूव हुआ है ना ही फैक्ट डिस्प्रूव हुआ है, दैट इज नॉट प्रूव्ड। तो अब एक बार लिख लेते हैं अपने, फिर अपने इसके ऊपर और डिस्कस करते हैं। प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब क्या है, कोर्ट बिलीव्स इट एज एग्जिस्ट। डिस्प्रूव्ड, कोर्ट does not believe it to exist when fact is neither proved nor disproved, मतलब फैक्ट ना तो प्रूव हुआ है ना ही अभी तक डिस्प्रूव, मतलब मामला बीच में है। अब ध्यान देना यहां से जो क्वेश्चन बनता है, चलो ठीक है सेक्शन नंबर तो बनेगा ही, सेक्शन 2C MNOP एक, जो प्री के यहां से इंडेक्स एक। उसके अलावा प्रूव्ड का मतलब क्या है, जब कोर्ट किसी फैक्ट को मानती है, जब कोर्ट ये मानती है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तब हम बोलते हैं कि ये प्रूव्ड है। जब कोर्ट मानती है कि फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तब हम बोलते हैं कि ये फैक्ट डिस्प्रूव्ड है। नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड। ये पूछा गया है कई बार प्री में कि नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है। नॉट प्रूव्ड का मतलब है कि फैक्ट अभी तक ना तो प्रूव हुआ है ना ही डिस्प्रूव हुआ है, ये है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो इसी प्री में आएगा, सेक्शन नंबर, प्रूव्ड का मतलब, डिस्प्रूव्ड का मतलब, नॉट प्रूव्ड का मतलब।
अब आपको यहाँ पर जो एक बात ध्यान रखनी है, हम जब जजमेंट राइटिंग चालू करेंगे, ऑल्दो हम तब भी बात करेंगे जब भी हम जजमेंट राइटिंग पढ़ेंगे तो हम लिखते हैं, क्रिमिनल के अंदर लिखते हैं, ठीक है, सिविल में तो चलो फिर भी नहीं लिखते हैं, क्रिमिनल में हम लिखते हैं कि जब हम शुरुआत में जजमेंट राइटिंग चालू करते हैं, हम केस के अंदर इश्यू फ्रेम करते हैं कि भैया इस केस में क्या क्या मुद्दे हैं जो डिसाइड करने हैं, तब हम लिखते हैं साइड में नॉट प्रूव्ड, ठीक है, नॉट प्रूव्ड हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम वहां कहते हैं कि अभी तक इस इश्यू पे कोई डिसीजन नहीं हुआ है, ना तो ये प्रूव हुआ है ना ही डिसप्रूव हुआ है। फिर जैसे जैसे हम इश्यू को डील करते जाते हैं वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं कि इश्यू स्टैंड्स एज प्रूव्ड, इश्यू स्टैंड्स एज डिसप्रूव्ड, ऐसे करके। कोई भी डाउट इस बात को लेकर, ये बात हमारे लिए जजमेंट राइटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये बात हमारे लिए सिर्फ प्री पर्पस से इंपॉर्टेंट है। प्रूव्ड का मतलब क्या है, डिसप्रूव्ड का मतलब क्या है, नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है, ये सब। कोई भी डाउट, कुछ भी, यस इसको लेकर कोई भी डाउट ऐसा कि भाई ये भी नहीं समझ आया, कुछ भी ऐसा कि हाँ यार नहीं समझ आया। ठीक है, अब 2-3 एग्जांपल है, आप बताना क्या मतलब है इसका। फैक्ट दैट टुडे इज ए गुड डे स्टैंड्स एज प्रूव्ड, इसका मतलब क्या है? फैक्ट दैट all ministers are good leaders is not proved। बताइए पहले में क्या होगा? मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर अपने वीकेंड का टेस्ट रखते हैं, उसके अंदर अपने जो आपका जैसे मान लो इस संडे का टेस्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है। यस इसका बता दो, इतने मैं ये बात कर लेता हूँ। हाँ जी अभी रिपीट कर देता हूँ नीतू जी, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है, मतलब जितना भी आपका सिलेबस बताया जाता है उसमें एमसीक्यूज वाले टेस्ट भी होंगे आपके, सब्जेक्टिव भी होंगे, आपको क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, आप उसके आंसर लिखोगे, हमको पीडीएफ भेजोगे, हम आपको पीडीएफ को चेक करके आपको वापस देंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अगर जरूरत होगी तो। बाकी अगर आप आंसर सही लिख रहे होगे फिर क्यों होगी जरूरत? यस बताइए पहले का क्या मतलब है? हाँ पहले में हम क्या बोलेंगे कि भाई टुडे इज ए गुड डे स्टैंड्स एज प्रूव्ड, जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट ये मानती है कि आज का दिन अच्छा है। हाँ कि कोर्ट ये मानती है कि आज का दिन अच्छा है, मानती है, कोर्ट भी ये बात मानती है, ठीक है। ठीक है, देन कम्स दूसरा, ऑल मिनिस्टर्स आर गुड लीडर्स इज नॉट प्रूव्ड। इसमें बताइए क्या होगा? एक मिनट महेंद्र है ना, अब महेंद्र जी अपने इस पे आते एक बार पहले, फिर मैं आपको बता देता हूँ। यस fact that all ministers are good leaders is not proved। नॉट प्रूव्ड इसका मतलब क्या है कि कोर्ट ये मानती है कि सारे मिनिस्टर्स अच्छे लीडर नहीं हैं। कोर्ट ये मानती है कि सारे लीडर्स अच्छे लीडर नहीं हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि कोर्ट अभी डाउट में है कि सारे लीडर अच्छे हैं या नहीं है। यस गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब ठीक है, ये देखना था कि भाई इसको लेकर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके
फाइन, चलो जी, अब दोबारा बता देता हूं एक बार, कोई बात नहीं। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, सॉरी, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब ये है कि अगर कहीं पर आपको ये लिखा जाता है कि कोर्ट ये फैक्ट को प्रूव मानती है, विच मीन्स कोर्ट ये मानती है कि ये फैक्ट सही है, ये फैक्ट प्रूव हो गया कि हाँ ऐसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ये मानती है कि उस बंदे की इंटेंशन थी, तो कोर्ट क्या बोलती है, द फैक्ट दैट द पर्सन हैड इंटेंशन स्टैंड्स प्रूव्ड। ये फैक्ट कि उस बंदे की इंटेंशन थी ये प्रूव होता है, बात खत्म, कि कोर्ट अब मान चुकी है, फाइनल है कि उसकी इंटेंशन थी। डिसप्रूव्ड मतलब कोर्ट नहीं मानती। नॉट प्रूव्ड मतलब अभी मामला बीच में है, बीच में है। तो ये चीज ध्यान रखना, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड में कंफ्यूज मत होना, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट में, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देता हूं, वैसे नॉर्मली देख लेना बस। सेक्शन 2D डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि किसी भी चीज पे, कोई भी ऐसा मैटर जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, किताब है उसके ऊपर पन्ने हैं, पन्नों पे कुछ लिखा हुआ है, व्हाट वी कॉल, ये मान लो जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर ये मीरा लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई कैलीग्राफी मतलब कोई निशान डिजाइन बने हुआ है, ये सब डॉक्यूमेंट है, सब डॉक्यूमेंट है। कोई भी चीज, मैटर, कोई भी चीज upon which things written, expressed, printed, या कुछ भी डिजाइन, कारीगरी, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जिस पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ छपा हुआ है, कुछ भी कोई इस तरह की कोई कारीगरी हो रखी है, ये सब डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं किताब नहीं, कुछ भी आप देख रहे हो, मान लो जैसे, एक मिनट, हाँ, जैसे कि देखो ये किताब है, ये भी डॉक्यूमेंट है, ऑब्वियस है, जिसको आप अपन लोग नॉर्मल भाषा में मानते भी है कि ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस ये किताब है, इस पे छपा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बात खत्म। ये है, ये कुछ मान लो जो भी क्या बोलते हैं इसको, मोमेंटो टाइप से जो चीजें, इसके ऊपर कुछ ऐसे छपा हुआ है, ये भी डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर कुछ छपा ना होता, कोई कारीगरी की होती, डॉक्यूमेंट है। ये बात इन्होंने डॉक्यूमेंट क्यों बोला, कि डॉक्यूमेंट में इन्होंने जितनी भी मटेरियल चीजें हैं, मटेरियल चीजें, वो सब इन्होंने डॉक्यूमेंट में क्यों रखी, इन्होंने ये बात इसलिए रखी कि भैया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में सब कुछ है। कोर्ट के अंदर चाकू आता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोर्ट के अंदर कागज पेश होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कोर्ट के अंदर मान लीजिए कोई पेंटिंग आती है कि सर ये देखो ये पेंटिंग है, एज एन एविडेंस लाई जाती है किसी भी चीज से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये है, ऐसी कोई मान लो विटनेस आता है और वो बोल के बताता है अपनी बात, वो ओरल एविडेंस है। बाकी कुछ भी हो, चाकू, कागज, पेंटिंग, कोई कारीगरी, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो बाकी सब कुछ को कवर करने में इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट वर्ड के अंदर सब कुछ रखा, हर मटेरियल, सब सब डॉक्यूमेंट है। हाँ, यस, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है। अपने कैलेंडर पे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो डॉक्यूमेंट, आपके रूम में आपको कुछ भी दिख रहा है, वो सब डॉक्यूमेंट है। बस जिसपे कुछ ना कुछ या तो लिखा हो, कुछ छपा हो, कोई कारीगरी हो, कुछ ऐसा कुछ हो, वो सब डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ रहे होगे, बेड पे पढ़ रहे होगे, डॉक्यूमेंट है। अगर वो डॉक्यूमेंट किस लिए बोल रहा हूं मैं, वो डॉक्यूमेंट कल को मान लो कोई ऐसा कोई एविडेंस चाहिए कि वो एविडेंस बेड है, एविडेंस जो वो बेड है। फॉर एग्जाम्पल, केस हो जाता है कि आप कहते हो कि आपके घर में जो है बेड है, उस बेड के 3 पैर है। वो एक दूसरा बोलता है अरे यार 3 पैर का बेड हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हो है यार हमारे घर में 3 पैर का बेड है। दोनों में बहस हो जाती है, कोर्ट में चले जाते हो। आप कहते हो कि सर मेरे घर में 3 पैर का बेड है। वो कहता है सर 3 पैर का बेड हो ही नहीं सकता। कोर्ट कहती है एक काम करो यार, बेड कोई पेश कर लो। वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। वो क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया। तो ये है। तो जब भी कोई एविडेंस पेश हो तो कोर्ट कह रही है भैया कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर ये कौन सी कैटेगरी है। तो एविडेंस दो ही तरीके के होते हैं, हालांकि एविडेंस और बहुत तरीके के होते हैं, पर वो
अभी अपने बात करेंगे, पर वो क्या अलग अलग बेसिस बना देते हैं कि भैया अगर इस बेस पे देखें तो ओरल डॉक्यूमेंट्री है, इस बेस पे देखें तो प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसे करके। पर वैसे कानून कहता है यार दो ही तरह के एविडेंस होते हैं, या ओरल या डॉक्यूमेंट्री। कोई अगर आके कोर्ट के अंदर बोल के बताता है, जो विटनेस आता है कोर्ट को बोल के बताता है, दैट इज ओरल। उसके अलावा कुछ भी आ रहा है वो सब डॉक्यूमेंट्री है। तो इसीलिए इन्होंने डॉक्यूमेंट में सब कुछ किया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। हार्डली ये पूछ ले, अगर कभी पूछ ले कि भैया डॉक्यूमेंट में क्या आता है, हार्डली बोल रहा हूं, अदरवाइज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये डॉक्यूमेंट है। अब आ जाइए एविडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस। कोई सीक्वेंस गलत तो नहीं किया ना हमने? कोर्ट हो गया, कंक्लूसिव प्रूफ हो गया, डिस्प्रूव्ड हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, एविडेंस। ठीक है, एविडेंस फिगर्स। एक मिनट, हाँ कुछ पढ़ा हो तो। ये डॉक्यूमेंट है, ये फिगर मान लो कोई शेप सी है, ये भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कोई शेप है और कुछ भी मान लो, ये सब डॉक्यूमेंट है। और क्यों डॉक्यूमेंट में लिया गया वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई अगर कल, अभी अपने आए हैं एविडेंस पे, अभी अपने बात करेंगे भाई, अगर कभी बात हो कि भैया ये कौन से काइंड ऑफ एविडेंस है, कौन सा काइंड है, तो काइंड तो अगर देखा जाए, अभी अपने एविडेंस पे बात कर रहे हैं, चलो इसी पे आ जाते हैं। एज पर लॉ, अगर साक्ष्य अधिनियम की बात उठाए ना, तो साक्ष्य अधिनियम से जब ये पूछा जाता है कि भैया एविडेंस क्या होता है, तो वो कह रहे हैं एविडेंस दो ही तरीके का होता है, एक ओरल, एक डॉक्यूमेंट्री। हालांकि अगर अपने किताबों में जाते हैं या अपने साक्ष्य अधिनियम के अंदर ही जब आगे और इन डिटेल जाते हैं, तो अलग अलग बेसिस मतलब कि अलग अलग आधार के ऊपर इन्होंने अलग अलग काइंड बनाए। इन्होंने कहा भैया एक तो होता है ओरल और डॉक्यूमेंट्री, या तो मौखिक होगा या लिखित होगा एक। चलो जी, दूसरा दूसरा होता है जी प्राइमरी और सेकेंडरी। ये क्या होता है सर? ये डॉक्यूमेंट में काइंड्स होते हैं। ये कैसे? आपको मैंने बोला कि एक काम करो, साक्ष्य अधिनियम की बेरेक्ट ले आओ, आप ओरिजिनल बेरेक्ट लाए, ये प्राइमरी है। आप कॉपी लेकर आए, वो सेकेंडरी है। तो ये उन्होंने आधार बना दिया, तो ये भी एक काइंड होता है एविडेंस का, प्राइमरी सेकेंडरी। फिर उन्होंने एक काइंड क्या बनाया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये कैसे बनाया? इन्होंने कहा भाई ऐसा है कि किसी भी चीज के ऊपर एविडेंस आता है ना, एक तो होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन उठा, क्या ए ने बी का मर्डर किया, एक गवाह आता है। क्वेश्चन उठा, क्या ए ने बी का मर्डर किया है, एक गवाह आता है, वो कहता है सर मैंने देखा है। डायरेक्ट एविडेंस है वो मर्डर को लेकर डायरेक्ट एविडेंस है कि हाँ भाई मैंने देखा है। एक होता है जो सर्कमस्टेंशियल होता है, जो इनडायरेक्ट होता है। एक मिनट, ठीक है, जो इनडायरेक्ट होता है। अब वो कैसे होता है, अभी अपने वो भी बात करें, तो वो एक हो गया। अब ऐसा नहीं है कि एविडेंस ही इतने काइंड के होते हैं, नहीं, एविडेंस वैसे ओरल डॉक्यूमेंट्री होते हैं, बट जैसे जैसे इन्होंने आधार बनाए, जैसे जैसे बेसिस बनाए, उस अलग बेसिस पे अलग अलग काइंड्स ऑफ एविडेंस बनते गए। तो अगर हम बात करें ना साक्ष्य अधिनियम की, अब यहां ध्यान देना, साक्ष्य अधिनियम की बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि सेक्शन 2E के अनुसार एविडेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर दो ही एविडेंस है, ओरल डॉक्यूमेंट्री। अब ध्यान देना, ओरल डॉक्यूमेंट्री। आपसे पूछता है सेक्शन 2E साक्ष्य अधिनियम के अंदर एविडेंस के कौन कौन से काइंड है? ओरल और डॉक्यूमेंट्री, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। बट अगर आपसे मीन्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एविडेंस के कितने काइंड्स है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एविडेंस, तो फिर अपने सारे लिखते हैं। अपने लिखते हैं, एक बार यार लिस्ट लिख देता हूं, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर आपका आ गया रियल, पर्सनल, हियरसे एविडेंस। ये अपने ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। इसको अपने एक एक को भी देखेंगे। सबसे पहले यहां आ जाते हैं जो अपना टॉपिक है। तो साक्ष्य अधिनियम की अगर डेफिनेशन सेक्शन के हिसाब से बात करें तो एविडेंस दो तरह के होते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल का मतलब क्या होता है? वो एविडेंस जो स्टेटमेंट फॉर्म में आता है,
विच मीन्स वो सब स्टेटमेंट जो मेड बिफोर कोर्ट बाय विटनेस। कोर्ट में गवाह आता है, गवाह जो कोर्ट को बातें बताता है, जो लिखित में नहीं, मतलब मौखिक बात बताता है, बोलता है, जो बातें बताता है, दैट इज ओरल एविडेंस, दैट इज ओरल एविडेंस। अब ध्यान देना, मतलब थोड़ा सा वैसे तो मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट वाली बात है, पर फिर भी ध्यान रखना, अगर कभी पूछ लिया जाए तो, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गवाह आता है जी, आता है, गवाह बोल के बताता है, वो ओरल एविडेंस है। हाँ जी बिल्कुल है, सेक्शन 2E में बताया गया कि गवाह आता है, वो कोर्ट में अगर बोल के बताता है, या फिर गवाह द्वारा कोर्ट में जो बयान दिए जाते हैं, वो ओरल एविडेंस है। ठीक है, गवाह बोल नहीं सकता, वो कोर्ट को इशारों से समझाता है। ठीक है, गवाह बोल नहीं सकता, वो कोर्ट को लिख के बताता है, लिखता है अपनी बात, कोर्ट में आता है, लिखता है, वो जज साहब को कागज दे देता है। बताइए क्या ये ओरल एविडेंस होगा या नहीं होगा? आप बताइए, दो सिचुएशन बता रहा हूं। ये पर्सन है, ये बोल नहीं सकता, ओके, कैनॉट स्पीक, कैनॉट स्पीक। ये बंदा क्या करता है, कोर्ट में आता है और कोर्ट को अपनी बात ना इशारों से समझाता है, साइन लैंग्वेज बोल सकते हैं जिसको। दूसरा, ये बंदा कोर्ट में आता है और अपनी बात कोर्ट में राइटिंग में देता है। बताइए, ये ओरल होगा या डॉक्यूमेंट्री? ये ओरल होगा या डॉक्यूमेंट्री? हाँ जी, दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है, गुड। अब ध्यान देना, ओरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ओरल एविडेंस है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये वाला, कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कोर्ट में बोल नहीं सकता और वो कोर्ट में आके अपनी बात राइटिंग में देता है, कानून कहता है राइटिंग में दे रहा, वो ऐसा नहीं कि वो अपनी बात जो है, हाँ बहुत ओरल, हाँ, जो वो बात अपनी राइटिंग में दे रहा है, कानून कहता है भाई जो बात अपनी राइटिंग में दे रहा है ना, ऐसा नहीं है कि वो एक डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि डॉक्यूमेंट में लिखी हुई, नहीं, वो बोल, अगर वो बोल पाता, अगर वो बंदा बोल पाता तो वो बोल ओरल एविडेंस देता अपना, जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं पा रहा है, तो यहां पर जो वो कागज दे रहा है ना, वो एक तरह से ओरल एविडेंस का सप्लीमेंट्री है, कि वो बोल पाता तो वो बोल के बताता, पर जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं पा रहा, इसीलिए वो बात को ओरल एविडेंस में लिया जा रहा है, वह बात को लिख के दे रहा है, तो वो एक तरह से ओरल एविडेंस का ही क्या है, सप्लीमेंट पार्ट है, कि ओरल एविडेंस को ही वो लिख के दे रहा है, तो वो ओरल एविडेंस की कैटेगरी। चलो साइन लैंग्वेज तो आप मान समझ गए कि हाँ भैया ये तो क्या है, बोल दिया, इशारों से समझा दिया, एक ही बात है। और तीसरा और ध्यान रखना, आपको बोला जाता है कि वो बंदा ना कोर्ट से कनेक्ट हुआ है थ्रू आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली कोर्ट से कनेक्ट हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरल एविडेंस है। उसने अपनी वीडियो बना के कोर्ट को भेजी है, ओरल एविडेंस है, अपनी वीडियो बनाई और कोर्ट को भेज दी। ठीक है, अब ध्यान देना, अभी ये वीडियो वाले पे आना, अभी जो मैंने वीडियो वाला एग्जांपल दिया ना, अभी इस पे आएंगे अपने, ओरल हो गया, स्टेटमेंट ठीक है। अब आ जाइए दूसरा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, including electronic form produced in court, कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अपने बात कर चुके, क्या क्या डॉक्यूमेंट, वो सब जो कोर्ट के अंदर आते हैं, चाकू, किताब, कागज, कोई वीडियो कैसेट, कोई वीडियो कैसेट के बाद ये पेन ड्राइव के अंदर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो ध्यान देना। अगर उसकी डेथ हो जाए तो सेकंड पार्टी उससे करे तो डॉक्यूमेंट, एक मिनट, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा दीपक जी, क्या एग्जांपल है, मतलब एक बार थोड़ा एग्जांपल दोबारा बता देंगे?
ठीक है, एक बार मैं इसको समअप कर देता हूं, आपका एग्जांपल लेते हैं, आप लिख देना। तो एविडेंस एज पर सेक्शन 2E एविडेंस दो तरह के होते हैं। एक ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या है? वो स्टेटमेंट जो कोर्ट के सामने की जाती है बाय विटनेस, और इसके अंदर ये ध्यान रख लेना, अगर वो साइन लैंग्वेज में समझा रहा है, अगर वो आके कोर्ट को अपनी बात राइटिंग में दे रहा है, ये किसके लिए है? जब विटनेस बोल नहीं सकता, जब विटनेस बोल नहीं सकता तब भी ये ओरल एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोर्ट के सामने जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी एविडेंस आते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब आप बताना क्या होगा। पहला, पर्सन बोल नहीं सकता, कोर्ट को अपनी भाषा, अपनी बात बाय साइन लैंग्वेज, इशारों में अपनी बात समझा दी। बोल नहीं सकता, कोर्ट में अपनी बात राइटिंग में दे दी, कोर्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोर्ट में प्रेजेंट है, वो कोर्ट में, प्रेजेंट इन कोर्ट, प्रेजेंट इन कोर्ट। पर्सन बोल नहीं सकता, उसने लेटर, भेजा कोर्ट को। पर्सन बोल नहीं सकता, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी कोर्ट को। पर्सन बोल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉनिकली, या फिर बोल सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कोर्ट से कनेक्ट होता है। अब ध्यान देना, दोबारा बोल रहा हूं, ओरल एविडेंस मतलब क्या है? ओरल एविडेंस का सिंपल सा मतलब है कोर्ट में आके जो गवाह बयान देता है, जो बात बताता है, बयान जो देता है, ओरल स्टेटमेंट जो कोर्ट में दी जाती है, वो होता है ओरल एविडेंस। अगर गवाह कोर्ट में आता है और वो बोल नहीं सकता, गवाह कोर्ट में आता है और वो बोल नहीं सकता, और वो अपनी बात इशारों से समझाता है, अपनी बात लिखकर कोर्ट में आता है, कोर्ट में लिख कर देता है, ओरल एविडेंस। दूसरा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोर्ट के सामने कोई भी डॉक्यूमेंट पेश होता है, कोर्ट के सामने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश होता है, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। पेन ड्राइव, सीडी, ऑडियो क्लिप, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ठीक है, ओके, आ जाइए। पहला, आप अपने अपने आंसर बना लेना, फिर अपने इस पे आते हैं। पहला, कोर्ट विटनेस जो है कोर्ट में बोल नहीं सकता और वो कोर्ट में आता है। ध्यान देना, विटनेस बोल नहीं सकता, वो कोर्ट में प्रेजेंट है और अपनी भाषा अपने इशारों से समझाता है। ओरल एविडेंस है। क्यों? क्योंकि वो विटनेस है, वो कोर्ट में आता है, और अगर वो बोल पाता तो वो अपनी बात बोल के बताता। तो वो प्रेजेंट है कोर्ट में। अगर प्रेजेंट ना होता तब कहानी अलग होती। विटनेस है, बोल नहीं सकता, कोर्ट में प्रेजेंट है, बात अपनी लिख कर बताई है, ओरल एविडेंस है। विटनेस बोल नहीं सकता, उसने कोर्ट को लेटर भेजा है। उसने कोर्ट को क्या भेजा? लेटर भेजा है। उसने कोर्ट को लेटर भेजा है, दैट मींस ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जी। कोर्ट में नहीं आया, कोर्ट में आता और लिख कर देता इज अलग, इज डिफरेंट थिंग। लेटर भेजा है मतलब डॉक्यूमेंट भेजा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तीसरा, विटनेस बोल नहीं सकता, उसने क्या भेजा है? वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है सर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, वीडियो रिकॉर्डिंग, सीडी, ऑडियो क्लिप, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वो चाहे बोल नहीं सकता, वो बंदा बोल नहीं सकता, उसने क्या किया? उसने अपनी वीडियो बनाई, इशारों से, साइन लैंग्वेज से रिकॉर्ड की और कोर्ट को भेज दी। दिस इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दिस इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। देखो ध्यान देना, वो बंदा कोर्ट से इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के
थ्रू कनेक्ट होता है, वहां वो इशारों से अपनी बात बोलता है। तो इसमें एक बात ध्यान देना, यहां पर बोल नहीं सकता, वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनेक्ट हुआ और इशारों से अपनी बात बता रहा है, ये क्या है? ये ओरल एविडेंस है। क्यों है? सेक्शन 531 सॉरी 530 सेक्शन 530 BNSS, याद है? नहीं याद तो दोबारा बता देता हूं। कोर्ट के अंदर अगर कोई बंदा खुद मौजूद है या फिर कोर्ट के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिकली मोबाइल, लैपटॉप, जूम मीटिंग, गूगल मीट इसके थ्रू जुड़ा हुआ है और वो बात बोल रहा है, तो एज इट इज वो कोर्ट में ही मौजूद है। कोर्ट में, यहाँ वो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, वो कोर्ट में है, तो डेट मीन्स वो कोर्ट में ही मौजूद है, आप ये मानो और उसी हिसाब से आप उसको चेक करो। कोर्ट में कनेक्टेड है मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइव मौजूद है, और वो लाइव मतलब फेसबुक लाइव नहीं, लाइव कोर्ट में मौजूद है वो, और वो अपनी बात बता रहा है। इन वीडियो कॉन्फ्रेंस है विच मीन्स कोर्ट में ही मौजूद है और वो अपनी बात बता रहा है। अब वो चाहे लिख के बता रहा हो, चाहे बोल के बता रहा हो, हम क्या मानेंगे? ही इज प्रेजेंट इन कोर्ट, और उसी बेसिस पे हम उसको चेक करेंगे। पर यहां पर हमने क्या किया, कह रहे हैं कि सर उसने वीडियो रिकॉर्ड की है। वीडियो रिकॉर्ड मतलब जस्ट बिकॉज यहां क्या हुआ, बोल नहीं सकता, तो आप ऐसे हो गए, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अभी एक बहुत ही जयपुर का एक बहुत ही फेमस मतलब थोड़ा ऐसे हाई केस चल रहा है अभी। एक लड़की थी जो स्कूल टीचर थी, मैरिड थी, और उसका मतलब डेथ हो गया था, तो ऐसा माना जाता है एक्सीडेंटल डेथ है। बट बाद में ये हुआ कि उसके मैरिड थी, बाद में ये हुआ कि उसके घर वालों को ना, मतलब उसके फादर को, जो उसका मोबाइल था, तो मोबाइल तो उसके फादर के पास जैसे आया होगा, तो उसके फादर ने जब उसका मोबाइल अनलॉक किया तो उसके अंदर उनको वीडियो मिली, जिसके अंदर वो लड़की मतलब बता रही है, देख नहीं होता नॉर्मल बंदा कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है देन सुसाइड करता है, तो वीडियो रिकॉर्ड के अंदर बता रही है कि कैसे उसके जो इन लॉज हैं वो उसको हैरेस करते थे। तो वो क्या है? वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वीडियो रिकॉर्ड है। अब बस इतना है कि ये बंदा बोल नहीं सकता, इसने वीडियो रिकॉर्ड करी, इशारों से समझाया होगा, लिखित में दिया होगा, पर है तो इलेक्ट्रॉनिक ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ना ये, तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। क्या होगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये क्या होगा? ऑरल एविडेंस। बोल नहीं सकता, लेटर भेजा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये क्या होगा? ये सारे ओरल एविडेंस होंगे। ये सारे क्या होंगे? ओरल एविडेंस होंगे। अब समझ गए ओरल और डॉक्यूमेंट्री को लेकर अपने क्या कैसे बात समझते हैं। आपसे वो बोले, आपसे अगर वो ये बात पूछे ना, देखो ऐसा है, हालांकि ऐसी चीजें इतने लेवल पे जाती नहीं है कि आपसे वो ऐसे पूछने लग जाएगा, बट ठीक है, अपने पढ़ रहे हैं तो अगर थोड़ा ऐसी चीजें भी पढ़ लेंगे, अपने को कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो अपने कोई फायदा करेगा। हालांकि ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ इतना पूछेगा कि एविडेंस वर्ड बताइए, एविडेंस टर्म को डिफाइन करिए, तो आप सेक्शन 2E ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिफाइन करोगे, बात खत्म। बहुत सिंपल आएगा कि ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को डिफाइन करिए, 2E लिख दिया, बात खत्म। एविडेंस वर्ड कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2E, बात खत्म। इतना ही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछेंगे आपसे कभी भी, ओके। पर फिर भी अपने को पढ़ना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस, आपसे कभी भी कोई भी एग्जांपल आ जाए ना कि भैया वो बंदा कोर्ट से कनेक्टेड है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, मतलब लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो मानो वो कोर्ट में ही मौजूद है। BNSS बोलता है कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो कनेक्टेड है या वो एविडेंस दे रहा है, तो मानो कि वो कोर्ट में ही मौजूद है, तो उसको उसी हिसाब से टैकल लिया, उसको उस आंसर को उसी हिसाब से लेना। ओके, तो ये हुआ अब अपने ने जो अभी तक पढ़ा है। दोबारा आते हैं, ठीक है। अपने ने अभी तक जो पढ़ा, सेक्शन अपने ने कोर्ट वर्ड पढ़ा, अच्छे से पढ़ लेना। कोर्ट में क्या क्या आता है, कोर्ट हमने कोर्ट वर्ड डिफाइन क्यों किया गया, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम कोर्ट को लगता है और कोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं वो जरूरी है। कंक्लूसिव प्रूफ, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अपना आता है कि भाई डिस्प्रूव्ड, तो उसके अंदर प्रूव, डिस्प्रूव, नॉट प्रूव, प्री पर्पस है पर अच्छे से पढ़ना। देन आपका आता है एविडेंस। एविडेंस में अपने ने हालांकि ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किया है, बाकी भी अपने कल कर लेंगे। किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस, कोई भी डाउट आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। दोबारा बता रहा हूं, जो अपने ने टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक इन डेप्थ, इतना इन डेप्थ जाते नहीं है ये लोग, बहुत सिंपल रखते हैं चीजों को, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अपने को चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि साक्ष्य अधिनियम, कल भी मैंने बात बोली थी, आप मान के चलना कि जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे साक्ष्य अधिनियम में से सवाल पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे।
और क्योंकि वो बहुत छोटा सा है एंड ऑब्वियस, देखो हाई कोर्ट के जस्टिस है, चाहे कुछ भी बोल दो कि भाई साक्ष्य अधिनियम या एविडेंस एक्ट एक ऐसा है जो आप एपिलेट कोई भी लेवल का कोर्ट हो वहां पर ये सब आते हैं, सब साक्ष्य अधिनियम तो यूज सब जगह होता है। तो भाई ऐसा है कि वो भी साक्ष्य अधिनियम से बहुत थोरो होते हैं, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं, साथ साथ रोज पढ़ते हैं वो भी उस चीज को, तो बहुत थोरो होते हैं। तो वो जरूर कन्फेशन, मतलब मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब ये मान लो मेरे से उन्होंने मोटा मोटी नहीं तो आधी साक्ष्य आधी एविडेंस एक्ट पूछी थी, मतलब आधी एविडेंस एक्ट उन्होंने मेरे से पूछ दी थी क्वेश्चंस में। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उन्होंने एविडेंस एक्ट से पूछे थे। सीपीसी से उन्होंने बहुत सिर्फ इंडेक्स पूछा था, सीआरपीसी से कुछ नहीं पूछा था। तो ज्यादातर उनका जो फोकस रहता है, या फिर उनका फोकस आ जाता है एक दो लेटेस्ट केस लॉस पे बस। हाँ, दोबारा बता देता हूँ। जीके की अपनी कोई क्लास नहीं होगी, अपने छत्तीसगढ़ जीके है, छत्तीसगढ़ के अपना जीके सिर्फ छत्तीसगढ़ जीके में आता है, एमपी जीके में आता है। उसके कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल हम नोट्स शेयर करेंगे, आप वो नोट्स पढ़ लेना, उससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उसी के बेसिस पे आपके टेस्ट हो जाएंगे, बहुत है। भाई क्लास क्या करवाऊंगा आपको, भाई अगर मान लो मैं क्लास करवाता भी हूँ, भाई मान लो अगर मैं क्लास करवाता हूँ, मान लो जी कि मैं क्या करूंगा, आपको नोट्स दे दूंगा, आके जो नोट्स मिलेगा बस उसको बताता रहूंगा कि ये नदी यहाँ से है, वो तो आप भी पढ़ के समझ जाओगे, क्या ही बताऊंगा उसमें। ठीक है, एक मिनट। हाँ, करंट अफेयर्स जो लीडिंग केस आते हैं उनको, हाँ करंट अफेयर्स हो जाएंगे। करंट अफेयर्स कैसा होता है, जो लीडिंग केस लॉज होते हैं ना, जैसे अपने जो लीडिंग केस लॉ है, मतलब राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में क्या है, लीडिंग केस लॉज पूछे जाते हैं। जो अपने लेटेस्ट केस लॉज है वो पेपर में नहीं पूछे जाते। ओके, जो लेटेस्ट केस लॉज के अंदर जो कुछ एक चीजें हैं वो आपको अपने बता देंगे, बट वो अपने प्री और मेंस में नहीं आते हैं। इंटरव्यू लेवल के अंदर ऐसा होता है कि जो हाल फिलहाल कोई हॉट टॉपिक चल रहा है वो देखना होता है बस। अपने यहाँ पे जो पेपर होता है उसमें सिर्फ लीडिंग केस क्लोज होते हैं, और वो तो ऑब्वियस अपने करवाते ही हैं। हाँ, मेंस का क्वेश्चन आंसर के बारे में काइंडली कंफर्म सर, कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में होंगे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स आपको मैं बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स आपके टॉपिक जैसे अपने नोट्स बन रहे हैं टॉपिक फॉर्मेट में होंगे, और एज यूजुअल आपको उसके क्वेश्चन आंसर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कि भाई इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ओरल एविडेंस होगा। एक बार ये क्वेश्चन के बारे में लाइक कि मतलब क्या, महेंद्र जी लाइक क्वेश्चन के बारे में समझा नहीं कि भाई क्वेश्चन आंसर के बारे में क्या करना है। हाँ जी हाँ जी, नोट्स तो हमारे दोनों ही लैंग्वेज में होता है। आप लोगों को फॉर्मेट भेजा हुआ है, मतलब नोट्स के डेमो भेजे हुए हैं, बट फिर भी अगर किसी को हो तो प्लीज मैसेज डाल देना, आपको दोबारा शेयर कर देंगे। नोट्स आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आप मतलब आप क्या पूछ रहे हो मेरे समझ नहीं आया, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। मेंस के जो आंसर राइटिंग का स्ट्रेटेजी होता है वो हमारा ऐसा होता है, आपका संडे को टेस्ट होता है, उस संडे के टेस्ट में आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट मतलब फॉर एग्जांपल इस संडे का टेस्ट है बीएनएसएस का, और सैटरडे तक साक्ष्य अधिनियम और कॉन्स्टिट्यूशन हम जितना पढ़ा चुके होंगे उतना। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपसे हमने साक्ष्य अधिनियम में क्वेश्चन रखा कि भाई डिफाइन द टर्म मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम कंक्लूसिव प्रूफ, आपने अपने हिसाब से लिखा, भाई जो भी लिखा आपने उसको स्कैन किया, पीडीएफ पे हमको भेजा, हमने उसको चेक किया, फिर उसके ऊपर जब हम उसको डिजिटली चेक करते हैं तो उसके अंदर हम आपको मार्क कर देते हैं कि भाई इसमें ये चीज ये कर सकते हो, ये हो गया, देन हम आपको भेजते हैं वापस, एंड देन कॉल पे उस पर डिस्कशन होता है कि अगर आपने जो ये आंसर लिखा है इसमें क्या चीज आप और इम्प्रूव कर सकते हो, आंसर कैसे लिखना होता है, कैसे सेक्शन लिखना होता है ये, एंड देन उसके बाद हम आपको होता है तो एक दो आंसर्स के फॉर्मेट भेज देते हैं कि देखो ऐसे आंसर लिखा जाता है, बस ये होता है। क्वेश्चन आंसर्स राइट नहीं करवाते हैं कि भाई मैं आपको बैठ के डिक्टेट नहीं करवाते हैं, आपको हम सिर्फ नोट शेयर करते हैं। जो आपके नोट्स होते हैं ना, टॉपिक वाइज नोट्स होते हैं, ये होते हैं। ये रहता है कि हम आपको टॉपिक वाइज नोट शेयर करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे एंड उसी के बेस पे आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। डिक्टेट तो यार ऐसा है कि भाई मान लो मैं आपको डिक्टेट में फिर ये है कि अभी अपने ने 1.5 घंटा पढ़ा, फिर ये आगे आधा घंटा तो क्लास चलेगी, 1 घंटा डिक्टेट करेंगे, तो कोई तुक नहीं होगा, इतना तो आप खुद से ही कर जाओगे, इतना तो कर सकते हो। आंसर्स के फॉर्मेट भेज देंगे। आंसर्स के ऐसा है, आई थिंक ये क्या कहते हैं, क्या ये हाई कोर्ट जल्दी ही जो अभी लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं उनकी आरटीआई की कॉपी चालू कर देगी। ठीक है, तो मेरे पास जो पुराने वाली कॉपी है उसका भी भेज दूंगा, पर इस वाले में ऐसा है कि भाई पहले से ज्यादा अच्छे नंबर बने हैं,
तो मैं इस वाली कॉपीज के जो है आपको मैं भी आंसर भेज दूंगा, फॉर्मेट भेज दूंगा, भी आंसर का फॉर्मेट कैसा होता है। बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं उसमें देखना होता। आपको मैं 2 एक आंसर भेजूंगा, आप समझ जाओगे कि अरे कुछ नहीं है। बस 2-3 बातें ध्यान रखनी होती है, बहुत टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, चीजों को घुमाना नहीं होता है, रिपीट नहीं करनी होती है चीजें, आंसर को सेक्शन नंबर से चालू करना होता है, बस ऐसी बातें होती है। यस, कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। नहीं, अपन नहीं ले सकते, नहीं, किसी भी कैंडिडेट की कॉपी आपको नहीं मिलेगी। इवन आप किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स भी नहीं देख सकते हो। जैसे जो टेलीग्राम चैनल मतलब जो बने हुए हैं, जैसे उनपे जो आप कॉपीज देखते हो ना, वो आरटीआई वाली कॉपीज नहीं होती है। वो ऐसा होता है कि किसी कैंडिडेट ने कोई मॉक पेपर दिया है, किसी कोचिंग में किसी में कोई मॉक लिखा है, तो वो वाली कॉपी शेयर होती है। मॉक और आर्ट जो ओरिजिनल कॉपीज होती है उसमें फर्क होता है। हाँ, अभी बता देता हूँ महेंद्र जी, मैं आपको फोन पे बता दूंगा, क्योंकि मेरा इंट्रो मैं क्या ही दूं भाई, इतना तो मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। मैं अपने फोन पे बता दूंगा ना, ठीक है। मोटा मोटी इतना बता देता हूँ कि ये है कि लगभग 2-1 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। ये आपके राजस्थान के लास्ट जो 2 पेपर हुए हैं, 2024 वाला, उससे पहले वाला, उसके इंटरव्यू दिए थे, एक बार एमपी का इंटरव्यू दिया हुआ, बस इतना सा अपना इंट्रो है। लीगल लैंग्वेज की अभी बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, पहले नॉट प्रूव्ड पे आ जाता हूँ। नॉट प्रूव्ड, 2 चीजें हैं, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड। प्रूव्ड मतलब चीज है, डिसप्रूव्ड मतलब नहीं है, नहीं है। प्रूव्ड मतलब है, डिसप्रूव्ड मतलब नहीं है। नॉट प्रूव्ड मतलब कांटा बीच में है जी, कहीं भी मामला जा सकता है, मामला कहीं भी जा सकता है, ना तो प्रूव्ड है ना डिसप्रूव्ड है, ना तो प्रूव्ड है ना डिसप्रूव्ड है, उसको हम बोलते हैं नॉट प्रूव्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट प्रूव्ड। लीगल लैंग्वेज का प्रिपरेशन का ऐसा है कि अपने पास एक पीडीएफ है जो लीगल ट्रांसलेशन को लेकर है, जैसे कई बच्चों को शेयर भी कर दी गई है। उसमें क्या है, लीगल लैंग्वेज में आपको पैटर्न बता देता हूँ, जैसे एमपी में आती है। तो जब मैंने पेपर लिखा था तो ऐसा सीन था, कोई भी सेक्शन उठा लेता हूँ, जैसे मान लो कोई भी सेक्शन, लेट्स टेक इट एज सेक्शन 24 ऑफ भारतीय, ऐसे ही आता है आपके पास, भारतीय साक्ष्य अधिनियम provides that all relevant facts are, ऐसे ही कुछ भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एडमिसिबल, आर एडमिसिबल, ठीक है। ठीक है नीतू जी, वो नॉट प्रूव वाला डाउट क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो मेरे को बता देना, मैं अपने इस पे दोबारा आ जाएगा। अब इसमें देखो, लीगल ट्रांसलेशन है, आपको आएगा कि भैया ये लाइन लिखी हुई है, इसको हिंदी में लिखो, मतलब हिंदी की जो भाषा है, अपनी लीगल भाषा, उसमें लिखो। अब अपने कहां फंस सकते हैं, मान लो ये तो एस, छोटा एस लिख दिया, 1 मिनट, सेक्शन। अब नहीं, क्या भाई, सेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हिंदी में कैसे लिखेंगे, ठीक है, रेलेवेंट को हिंदी में क्या लिखेंगे, फैक्ट्स को हिंदी में क्या लिखेंगे, एडमिसिबल को हिंदी में क्या लिखेंगे, बस किसी को पता होना चाहिए और अपने लिख देंगे। इतनी सी कहानी है लीगल ट्रांसलेशन। हम लोग लीगल ट्रांसलेशन में कैसे जाते हैं कि अरे बेर एक्ट उठाओ, डिक्लोर्ड बेर एक्ट उठाओ, मैंने भी गलती की थी, डिक्लोर्ड बेर एक्ट उठाओ, इंग्लिश में पढ़ो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो हिंदी में पढ़ो। पर जब मैंने उसको प्रैक्टिस किया तब मैं फंस कहाँ रहा था कि यार बार बार क्या होता था, कुछ कुछ तो याद रह जाता था, अच्छा हाँ इसको हिंदी में ये बोलते हैं, इसको हिंदी में ये बाकी याद नहीं रहता था। तो फिर क्या हो जाता था, आधी ट्रांसलेशन हो जाती थी, आधी नहीं हो पाती थी।
और दिक्कत क्या आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये याद नहीं आ रहा यार रेलेवेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे ये याद नहीं आ रहा यार एडमिसिबल को हिंदी में क्या बोलते हैं। और अगर मैंने वो चीज याद कर रखी है तो प्रॉपर मैंने एक, मेरे पास एक पीडीएफ है जिस पीडीएफ में लिखा है कि रेलेवेंट को हिंदी में ये बोलते हैं, एडमिसिबल को हिंदी में ये बोलते हैं, फैक्ट को ये बोलते हैं, सेक्शन को ये बोलते हैं, फलाने वर्ड को ये बोलते हैं, लिख दूंगा मैं, क्या ही फर्क दिक्कत आएगी। तो लीगल ट्रांसलेशन का ये तरीका होता है। डिक्लोड बेरेक्ट पे कभी मत जाना लीगल ट्रांसलेशन के लिए, टाइम भी ज्यादा लगेगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी और आपको रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। एमपी के अंदर आती है, पहले बता रहा हूँ, सॉरी एमपी और छत्तीसगढ़ में आती है लीगल ट्रांसलेशन। एमपी के अंदर आती है 30 नंबर की, मध्य प्रदेश जुडिशरी के अंदर मेंस में आती है 30 नंबर की। छत्तीसगढ़ में शायद 10 नंबर की आती है। ठीक है, ट्रांसलेशन, लीगल ट्रांसलेशन ऐसा है कि जैसे मान लो आप वोकेबुलरी याद कर लो, बस जैसे अपने नॉर्मली वोकैब याद कर लेते हैं वो, बस ये लीगल ट्रांसलेशन है। यस, और कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। मेरी तरफ से हो रहा है, अपने 1 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर अब क्लास खत्म करते हैं अपने, बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप कॉल कर लेना। चलिए जी, थैंक यू। कुछ पूछना है तो पूछ लो, वेट कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।